मैकेनिज्म ऑन दी एल्काइंस, एल्कीन्स हमने कर लिया था। और आज हम और यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक जो है रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। और कौन सी वाले देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ना हो सकता है यार आप में से कुछ लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ा हुआ हो, बट स्टिल रिएक्शन मैकेनिज्म वाला कंप्लीट हमारा जो है पूरा को पूरा चैप्टर करने के लिए ये वाले मैकेनिज्म जो है वो करना जरूरी है, बिकॉज आगे के आपके एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर ये भी हमारे पास नॉर्मली आता रहता है, ठीक है। तो ये वाला भी हम आज बच्चों करने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म एल्काइंस के ऊपर देखेंगे और साथ में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS रिएक्शंस को भी देखेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज योर अनुपम सर। और अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है, आई हैव डन बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT दिल्ली एंड गाइस आई हैव 10 years of experience mentoring students like you जो कि JEE KVPY ओलंपियाड जो है क्लियर करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया से रैंक जो है मैं ऑलरेडी काफी लेके आ चुका हूं एंड आई होप जो है मुझसे पढ़ के आपको भी यहां पर बढ़िया रैंक जो है वो मिलने वाला है। सो गाइज दिस इज आवर लेक्चर और इसको जो है जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ यूजिंग द हैशटैग JEE जितना ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे उतना तुम्हें भी भला मिलेगा, ठीक है, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है ना। इंडिया आगे बढ़ेगा, ठीक है, इंडिया पढ़ के आगे बढ़ेगा बिल्कुल। तो गाइस टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, देन डू यूज दिस टेलीग्राम चैनल livedaily.me/chat। ये वाला जो चैनल है बच्चों, अगर आप इसको अटेंड करते हैं तो फिर आपको अपडेट्स आते रहते हैं। हमारे जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं उनको लाइव देखने का जो मौका है वो आपको मिलेगा बाय ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल, बिकॉज हम यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं कि हमारे अपकमिंग लेक्चर्स कौन से हैं। साथ में livedaily.me/j ये एक मैजिकल लिंक है बच्चों आपके लिए। इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो देखिए इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा और इस पेज पे क्या है, इस पेज पे जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर्स रिक्वायर्ड है आपकी JEE प्रिपरेशन के लिए वो सब के सब हमने डाल रखे हैं यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक वीडियो बुक हमने क्रिएट करी है आप लोगों के लिए और ये वीडियो बुक को अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं सर्टेनली आपका रैंक बहुत बढ़िया तरीके से JEE के अंदर आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में से आते हैं बच्चों, ये हम आपको रेगुलरली दिखाते भी रहते हैं लेक्चर्स के अंदर। तो livedaily.me/j बच्चों ये वाला आपका लिंक है, इसको जरूर यूज करिए। और ये इस तरह की वीडियो बुक बच्चों इंडिया के अंदर पहली बार जो है बनी है स्टूडेंट्स के लिए और इतनी बढ़िया वीडियो बुक है जिसके अंदर बहुत सारा विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व है। ना सिर्फ फिजिक्स का है ना, फिजिक्स के अंदर तो विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता ही है, केमिस्ट्री के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है, बट केमिस्ट्री के अंदर कोई दिखाता नहीं था। इट इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया आई थिंक आप केमिस्ट्री के अंदर इतने विजुअल लेक्चर्स जो है वो देखेंगे, है ना। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, राइट, इंडिया के अंदर इतनी बढ़िया जो है वीडियो बुक आपको मिल रही है पढ़ने के लिए। साथ में बच्चों अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का आपको मौका मिलता है लाइव बैचेस के अंदर, है ना। लाइव बैचेस के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है थ्रू दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अब यह सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहां पर आप अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको अनअकैडमी JEE के बैच कोर्सेज स्मार्ट एंड करने का मौका मिलता है जिसमें आप इंटरैक्ट कर पाएंगे हमसे। एंड साथ में बच्चों कोटा की टॉप फैकल्टीज जो ऑलरेडी यार कोटा के अंदर मतलब जिनका बहुत नाम है, जो ऑलरेडी काफी सारे अंडर 100 रैंकर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, इंडिया के टॉप ऑथर्स जिनकी बुक्स आप रेगुलरली यूज करते होंगे यार, ये सब भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। इनसे पढ़ने का भी मौका आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं है अनअकैडमी JEE, अच्छा अनअकैडमी JEE जो यूट्यूब चैनल है बच्चों, ऐसा आपको नहीं है कि हम यहाँ पर कोई भी कमी रख रहे हैं। यहाँ पर इंडिया के अंदर बेस्ट क्वालिटी फ्री एजुकेशन देने के लिए हम सब के सब कंसेप्ट इस YouTube चैनल पे भी डाल रहे हैं। बट अगर आपको अपनी स्टडीज के अंदर पर्सनलाइजेशन चाहिए, आप अपने एजुकेटर्स से पर्सनलाइज एजुकेशन चाहते हैं, उनसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, रेगुलरली टेस्ट सीरीज और क्विजेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो बच्चों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए। ये बच्चों एक पेड प्लेटफॉर्म है, बट इस पेड प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं देन यू अश्योर कि आप इंडिया के अंदर बेस्ट रैंक जो है वो लेके आ सके। उस लेवल की तैयारी आपको यहां पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मिलती है, ठीक है। और इस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म का बच्चों जो कॉस्ट है, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान्स लेते हैं तो आपको सबसे बेनिफिशियल रहते हैं। आप शॉर्ट टर्म प्लान्स 1, 3 या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो आपका इस तरीके का बैठता है। बट ये उनके लिए है जो एकदम क्रैश कोर्स टाइप जो है वो करना चाहते हैं। अगर आप प्रॉपर जो है IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है
वो यूज होंगे। और 2021 अप टिल एडवांस की बच्चों आप तैयारी करना चाहते हैं कि आप एडवांस तक सारे बैचेस जो अटेंड कर पाए, टेस्ट सीरीज दे पाए, तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन अभी लेना चाहिए। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको तब लेना चाहिए बच्चों अगर आप 2022 के अंदर अप टिल एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी जो है 2 साल का सब्सक्रिप्शन अभी भी लेके अपनी तैयारी जो है वो चालू कर सकते हो। और ऐसा नहीं है यहां पर एक बार बैच स्टार्ट हो जाते हैं तो बस वही चलते रहते हैं साल भर। यहां बच्चों बहुत सारे बैचेस हैं, देयर आर 100+ एजुकेटर्स जिनके बहुत सारे बैचेस यहां पर रन हो रहे हैं और रेगुलरली नए बैचेस भी आते रहते हैं। तो इन बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट फ्रीडम मिलता है कि यार आप जिस बैच को अटेंड करना चाहो कर सकते हो, जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, जिस एजुकेटर से डाउट क्लियर करना चाहो वो कर सकते हो, ये आपको यहां पर फ्रीडम मिलता है। साथ में बच्चों अगर आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आते हैं, ये विजुअलाइजेशन और केमिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्चुअल वो पसंद आती है, देन डू यूज दिस कोड अनुपम लाइव व्हाइल टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन। अनुपम लाइव बच्चों मेरा कोड है और अगर आप इस मेरे कोड को यूज करते हो वहां पर, देन आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि आपको मेरे लेक्चर्स यहां पर पसंद आए हैं। साथ में आपको अनुपम लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है यार वो मिलता है। तो बिल्कुल डिस्काउंट जो है यूज करके आप अपना जो सब्सक्रिप्शन लो और उसके बाद ये वाली कॉस्ट बच्चों आपके पास आती है 2800 पर मंथ और 2100 पर मंथ की। 1 साल की देखोगे तो इतनी हो जाती है, 2 साल की इतनी हो जाती है ना। और इसमें भी आपको बच्चों मंथली इंस्टॉलमेंट में फीस पे करने का ऑप्शन रहता है। साथ में बच्चों आपने अभी तक स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो ये मेरा लिंक है, इस पे जाके आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। ये भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी ये वाली क्लासेस। अदर देन यूट्यूब क्लासेस, ये वाली क्लासेस भी मैंने ली हैं और आगे भी लेता रहूंगा, ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेता हूं। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म ऑन द एल्काइंस एंड ईएसए। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शंस, हम ऑलरेडी बहुत सारे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन के मैकेनिज्म जो है वो देख चुके हैं। वापस से रिवाइज करा देता हूं। देखो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हम देख चुके हैं बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, माइंड इट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब सबस्ट्रेट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, ये आपके वाले जो है मैकेनिज्म थे। फिर हमने बच्चों मैकेनिज्म देखे एलिमिनेशन के, जिसके अंदर हमने E1, E2, E1CB एंड EI मैकेनिज्म देखे। उसके बाद बच्चों मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल्स ये सिखाया है, साथ में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू पाई बॉन्ड्स, इसका मतलब एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये जो है एल्कीन्स का बच्चों हम देख चुके हैं ऑलरेडी सारी रिएक्शन एंड वेरी सिमिलर रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस हमें एल्काइंस के अंदर भी देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हमें एल्काइंस की रिएक्शन देखने को मिलती है, वो आज हम करने वाले हैं। और साथ में बच्चों मैं आपको एक और टाइप का सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कराने वाला हूं। अभी तक हमने जितने भी सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे मेनली न्यूक्लियोफिलिक देखे थे, आज जो हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं बच्चों वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाले। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है वो कौन से होंगे, जिसके अंदर सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर वहां पर अटैक कर रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शंस हमें हर जगह देखने को नहीं मिलती, ये बहुत ही कम जगह हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड पे। एरोमेटिक कंपाउंड पे बच्चों हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं। आपको बिल्कुल फील आ जाएगी यार अब तो ऑलमोस्ट हमने जितने टाइप के मॉलिक्यूल्स है ना जो हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं सबके ही कुछ ना कुछ बेसिक फंडामेंटल रिएक्शंस देख लिए हैं। बिकॉज सभी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं बच्चों, और वही एसेंशियली सार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और यही सार इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर तुम समझ चुके हो। अगर समझ चुके हो तो ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया आसान सब्जेक्ट लगता है। अगर ये वाला सार नहीं समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहां कहां पर होते हैं, कैसे होते हैं और कहां पर हमें रिएक्शन कराते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा जो है टफ लगती है। बट ये समझ में आ जाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स बच्चों ये हम कर चुके हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन जो है वो मैंने आपको कौन कौन सी रिएक्शंस कराई थी, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला था एल्कीन के ऊपर X2 का एडिशन है ना, जहां पर X प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, मतलब Br2 या Cl2, वो हमने देखा था। HOX का एडिशन बच्चों हमने देखा था, जहां पर अगेन आपका X प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये एल्कीन्स के ऊपर हमने देखा था। HX का एडिशन जिसमें H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये हमने देखा था। H2OH प्लस का एडिशन जिसमें अगेन H प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये हमने देखा था। हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस भी देखी थी। एंड नाउ वेरी सिमिलरली
आज जो हम करने वाले बच्चों एल्काइंस के ऊपर बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हम देखने वाले, एल्काइंस के ऊपर बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन देखने वाले। नाउ सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यार ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है? एल्कीन्स की जो रिएक्शन है, क्या एल्काइंस की भी वैसी रिएक्शन होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक का फंडामेंटल समझ चुके हो तो बिल्कुल आप बोलोगे कि सर हाँ बिल्कुल वैसी रिएक्शन होनी चाहिए, अगर आप ऑर्गेनिक का फंडामेंटल समझ चुके हो तो। ऐसा क्यों बोला मैंने? बिकॉज बच्चों एल्कीन्स मैंने आपको बोला था कि दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत आराम से वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और यहां पर रिएक्ट कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो क्या एल्काइंस के अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस है? एल्काइंस में कोई ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है यार। एल्काइंस को अगर देखोगे तो एल्काइंस के अंदर भी तो पाई बॉन्ड ही है और ये भी तो न्यूक्लियोफाइल का ही तो काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी तो जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हो सकती है जैसी एल्कीन्स के अंदर होती है। तो इनफैक्ट हम आज यहां पर वही चीज वापस से देखेंगे, एल्कीन्स पे जो देखा था अब वो एल्काइंस पे करके देखेंगे। तो ये अगर तुम्हें फंडामेंटल समझ में आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बहुत आसान है, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्काइंस जो हैं वो भी हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं एंड दे रेडिली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बहुत आराम से एडिशन रिएक्शन पे हो सकता है। एंड यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है बच्चों याद रखने के लिए, हमने बोला था कि यार अगर एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन हो रही है तो वो एक ही बार होती है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, फिर वहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है वहां पर, है ना, ये हमने बोला था। अब एल्काइंस के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि हम यहां पर दो पाई बॉन्ड लेके चल रहे हैं बच्चों, एल्कीन्स के अंदर एक पाई बॉन्ड, एल्काइंस के अंदर दो पाई बॉन्ड, तो इनफैक्ट यहां पर दो बार रिएक्शन हो सकती हैं। यहां पर दो बार आपका एडिशन रिएक्शन हो सकता है, यही मैंने इस पॉइंट के अंदर यहां पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? एल्कीन्स के अंदर हमारे पास एक एडिशन मैकेनिज्म स्टेप होता था, एल्काइंस के अंदर दो स्टेप आपके हो सकते हैं। चलिए एल्काइंस के अंदर बच्चों अगर हमें जनरल, एल्काइंस के अंदर मुझे अगर जनरल यहां पर रिएक्शन देखनी हुई, जनरल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं फॉर दी एल्काइंस, तो मैं बोलूंगा यहां पर कि भाई एल्काइंस जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती हैं। अगर सपोज मैं इनके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल रखता हूं तो यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और यहां पर शिफ्टिंग की वजह से बच्चों क्या होगा, आपके पास जो ई है वो आके यहां पर लग रहा होगा, है ना, और यहां पर एक कार्बोकेटाइन जो है वो जनरेट होगा वेरी सिमिलर टू एल्कीन्स। और फिर यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है बच्चों इस मॉलिक्यूल का, वो न्यूक्लियोफाइल यहां पर आके लगेगा और इस तरीके से आप यहां पर बोलोगे एक बार एडिशन हुआ। यही एडिशन दोबारा भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज यहां पर अब एल्कीन बन गया है। एल्काइन पे एक एडिशन कराओगे तो एल्कीन बन जाएगा, तो एल्कीन पे वापस से एडिशन आप करा सकते हो, है ना। तो अब हम यहां पर बोलेंगे कि वापस से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके लग सकते हैं। और बच्चों जनरली ये देखा जाता है कि जिस जगह आपका पहला न्यूक्लियोफाइल लगता है जनरली आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी वहीं पर आके लग रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इस रिएक्शंस को समझते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बिल्कुल बेसिक है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, वही हम यहां पर करा रहे हैं। एल्काइंस को न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहे हैं, बाकी उस पे आने वाली चीज इलेक्ट्रोफाइल होनी चाहिए और वो आराम से रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। उनके बीच में क्या होगा, प्यार होगा। अब देखते हैं एल्काइंस में अगर रिएक्शन हम देखें बच्चों तो बिल्कुल सिमिलर टाइप के रिएजेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे एल्कीन में होते हैं। यहां पर देखो X2 का एडिशन, X2 का एडिशन मतलब जैसे जनरल Cl2 या Br2 का एडिशन जैसे एल्कीन में देखा था, HOX का एडिशन, HX का एडिशन, H2H+ का एडिशन, ये यहां पर हमें कम देखने को मिलता है। उससे बेटर हमें यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और डीमर्क्यूरेशन जो है वो देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अगर आपने एल्कीन समझ लिया तो ये बहुत आसान है समझने के लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज हमारे पास एल्काइन है, उस पे हम Br2 डालते हैं एक इक्विवेलेंट, Br2 मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन है एक इक्विवेलेंट डालते हैं। एक इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि मतलब जितने मॉलिक्यूल्स तुम्हारे इसके हैं एल्काइन के उतने ही मॉलिक्यूल्स Br2 के होने चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट। वो इक्विवेलेंट का मतलब है। अब देखो इससे होगा क्या, इससे बिल्कुल हमारे पास सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म बच्चों जनरेट होगा, है ना, बिल्कुल सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म जनरेट होगा कि पहले आपके पास दो Br यहां पर आके लग जाएंगे एंड वापस से एक और Br2 मॉलिक्यूल का यहां पर एडिशन हो सकता है बिकॉज अब एल्कीन बन गई है। और एल्कीन बनने के बाद वापस से Br2 का यहां पर बच्चों अगर एडिशन होगा तो फिर आपके पास एक टेट्राहेलाइड बच्चों यहां पर क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? एक टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड मतलब वहां पर चार आपके हैलोजन एटम्स लगे हुए हैं और ये Cl2 और Br2 के लिए हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जो है बच्चों अगर हम समझें
तो मैकेनिज्म आपको कैसा दिखेगा? मैकेनिज्म आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगा कि ब्रोमीन जो है पहले यहां पर आके अपना इस तरीके से एडिशन जो है वो करेगा, यहां पर आएगा, पहले इस तरीके से जो है Br जो है यहां पर इस तरीके से एडिशन करेगा और फिर जो Br माइनस है वो अटैक करके इसको ओपन कर देगा। एक बार ये रिएक्शन होगी, फिर वापस से एक Br2 मॉलिक्यूल यहां पर आएगा, इस एल्कीन के ऊपर लग जाएगा और वापस से आपके पास दो Br यहां पर अटैच हो जाएंगे और आपकी इस तरीके से प्रोडक्ट दे देंगे, है ना। अब ये तो समझ जाओगे ना, ये तो अपने पास एल्कीन है, एल्कीन पे Br2 का एडिशन हो रहा है, ये तो नॉर्मल चीज हम लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देख चुके थे। तो एल्काइन के ऊपर दो बार Br2 या Cl2 का एडिशन से हमारे पास टेट्राहेलाइड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है HOX का एडिशन। HOX के एडिशन में भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एल्कीन के अंदर हो रहा था। हम यहां पर क्या बोलेंगे कि यार R जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इस पे चलो मैं इसके साथ ही बना देता हूं। यहां पर सपोज मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर X प्लस आ रहा है ना, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल X प्लस आएगा, पहले क्या क्रिएट करेगा, पहले अपना इस तरीके से यहां पर बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, और फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है आपका OH माइनस वो आके लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस आके यहां पर कहां पर अटैक करना चाहिए बच्चों, ध्यान से सुन लो, यहां पर भी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है, यहां पर भी क्या होगा, मार्कोवनिकॉफ रूल जो है वो फॉलो होगा। इसका मतलब आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आके OH अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आके OH अटैक करेगा और फिर वहां पर X जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड बना है ना, ये वाला जो बच्चों कंपाउंड बना है, ये डिटेल थोड़ी सी जो है आपकी और एडवांस लेवल की हो गई। क्या डिटेल में आपको बताने वाला हूं, देखो आपके पास ये वाला जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड के अंदर टॉटोमराइजेशन जो है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, टॉटोमराइजेशन, या फिर इस वाले मॉलिक्यूल पे यहां जो एल्कीन बना हुआ है इस पे वापस से HOX आके लग सकता है ना। अब यहां पर जो टॉटोमराइजेशन है वो मैं आपको समझा देता हूं, व्हाट डू वी मीन बाय टॉटोमराइजेशन, जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुन लो। देखो जब भी हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होता है ना, जब भी हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल होता है तो इस वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बच्चों इनॉल फॉर्म, इसको हम जनरल टर्म क्या बोलते हैं, इनॉल। इनॉल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहां पर एल्कीन है और यहां पर एल्कोहल है, एल्कीन है और एल्कोहल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल मॉलिक्यूल बोलते हैं। नाउ इनॉल मॉलिक्यूल्स जनरली दे आर अनस्टेबल, ठीक है, जनरली दीज आर अनस्टेबल, ठीक है। क्यों अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज यहां पर क्या हो पाता है, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होके हमारे पास डबल बॉन्ड O बना सकता है, और आपका जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर देखो ये वाला जो हाइड्रोजन था, है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये वाला जो फॉर्म बना है बच्चों इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। तो इनफैक्ट होता क्या है, जब हम बात करते हैं बच्चों की कीटोन है, तो कीटोन जो है वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है अपने इनॉल फॉर्म के साथ, बट इनॉल फॉर्म जनरली हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। तो आपको सोल्यूशन में ये देखने को मिलेगा कि जो कीटोन्स होते हैं वो मैक्सिमम अपने कीटो फॉर्म में ही रहते हैं, कीटोन फॉर्म में ही रहते हैं, और इनॉल फॉर्म के अंदर बहुत कम मिलता है। और कभी भी आपको रिएक्शन के अंदर ऐसा दिखे, कभी भी आपको बच्चों रिएक्शन के अंदर ऐसा दिखे कि ये बन रहा है और एनी मतलब किसी भी मैकेनिज्म के अंदर ऐसा बनते हुए दिखे, तो अब ध्यान रखना प्रोडक्ट जो है आपको जनरली एग्जाम्स के अंदर प्रोडक्ट जो है वो जो दिया जाता है, प्रोडक्ट आपको ये जो है नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट बन भी रहा होगा अगर ये, तो ये ऑप्शंस में नहीं दिया रहता। ऑप्शंस में पता है आपको क्या दिया रहता है, ऑप्शंस में आपको जनरली कीटोन फॉर्म दिया रहता है, ऑप्शंस में आपको क्या दिया रहता है, कीटोन फॉर्म दिया रहता है। तो इनफैक्ट ये बच्चों जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, है ना, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और अगर इनॉल फॉर्म बना है तो वो मैक्सिमम कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम बच्चों टॉटोमराइजेशन बोलते हैं। और बहुत स्पेसिफिकली बोला जाए तो इसको हम कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत स्पेसिफिकली कीटोन इनॉल टॉटोमराइजेशन। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है ना, ये इनॉल फॉर्म है, इस इनॉल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कीटो फॉर्म में, और ये हमारे पास बन जाता है इस तरीके से। पर ध्यान रखो इस रिएक्शन के अंदर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट टॉटोमराइजेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो सिर्फ 10% ही बनता है,
मेजॉरिटी आपका जो एल्कीन होता है, मेजॉरिटी जो आपका एल्कीन होता है, वो इनफैक्ट क्विकली रिएक्ट करके आपके पास सेकेंड मॉलिक्यूल HOX का ऐड कर लेता है और बच्चों यहां पर जेम डायोल जो है वो क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? जेम डायोल यहां पर क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्या क्रिएट कर देता है? जेम डायोल क्रिएट कर देता है। जेम डायोल क्यों बोल रहा हूं पता है ना? जेम जेम किसके लिए यूज होता है? जेम्स वाला जेम नहीं है ये, है ना? ये है जेमिनल वाला जेम। अरे खाने वाला जेम्स नहीं है, जेमिनल वाला जेम है ना? जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल, मतलब एक ही कार्बन पे जब दो ग्रुप लगे होते हैं, एक ही कार्बन पे जब दो ग्रुप लगे होते हैं उसे जेमिनल फॉर्म बोलते हैं। देखो जेम डायोल, जेम डायोल का मतलब एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो दिस इज जेम डायोल फॉर्म। ठीक है, तो जेम डायोल फॉर्म बच्चा हमारे पास यहां पर क्रिएट हो जाता है। और एक और चीज, अगर जिन स्टूडेंट्स को ये वाली बात नहीं पता है कि एक कार्बन पे जब भी दो OH आते हैं, तो अब ये भी सुन लो, एक कार्बन पे बच्चों अगर दो OH आते हैं, अभी तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ये भी हमारे पास जनरली अनस्टेबल होते हैं। ये भी हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, और ये अनस्टेबल अगर हैं तो इनमें स्टेबिलिटी कैसे आती है? इनमें स्टेबिलिटी आती है बच्चों डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? डिहाइड्रेशन का मतलब है कि यहां पर से एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, यहां पर से क्या होता है बच्चों? एक H2O मॉलिक्यूल जो है वो आपका निकल जाएगा, और बाकी जो बची हुई चीज है वो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर। ये भी एक बहुत जनरल रिएक्शन, बहुत जगह काम आने वाली रिएक्शन है। आपको एग्जाम्स में इनफैक्ट इस तरह का अगर कहीं पर प्रोडक्ट बन रहा हो तो आपको ऑप्शंस में ये नहीं लिख के देंगे, है ना? ये भी मैं बता रहा हूं, अगर एग्जाम में कभी आपने कोई रिएक्शन कराई और आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, आपको वो ऑप्शंस में नहीं लिख के देंगे। ऑप्शंस में आपको बच्चों क्या लिख के देंगे? ऑप्शंस में आपको कीटोन ही लिख के देंगे वापस से, है ना? तो कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन में भी हो रहा है, यहां पर भी यही हो रहा है। तो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना कि कभी भी एक कार्बन पे दो OH लगे होते हैं बच्चों, वो जनरली अनस्टेबल होते हैं। ये चीज हम आगे जब कीटोन्स पढ़ेंगे तब भी वापस से ये चीज हमारे पास आती है। और यहां पर तो हम देख ही रहे कि अगर हमारे पास एक कार्बन पे दो OH लगे हुए हैं तो हमारे पास जनरली अनस्टेबल होते हैं। उसमें से बच्चों एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बन जो है वो अपने चार बॉन्ड बनाने के लिए C डबल बॉन्ड O जो है वो क्रिएट कर लेता है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ जेम डायोल्स, which is a very common reaction। बिल्कुल याद रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ जेम डायोल्स, है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ जेम डायोल्स। एंड गाइस, ये जो हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर जेम डायोल प्रोड्यूस हुआ था, ऑब्वियसली वहां से आप एक H2O निकाल दोगे और क्या बना दोगे? यहां पर एक कीटोन बना दोगे। बट ध्यान रखना, इस प्रोसेस के अंदर यहां पर दो X जो है वो आके लगे। यहां पर क्या हुआ है? दो हैलोजेंस बच्चों यहां पर आके लगे हैं, और ये दो हैलोजेंस बच्चों ध्यान रखना आपके पास सेम ही जगह आके लगेंगे, सेम ही जगह आके लगेंगे, बिकॉज आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके अंदर जो अटैक्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि दोनों जो हैलोजन है वो सेम कार्बन पे आए और दोनों जो OH है वो सेम कार्बन पे आए, बिकॉज आपका जो इंटरमीडिएट है वो इस केस में ज्यादा स्टेबल। यहां पर अगर हम देखें यार बच्चों, ये हमारे पास जो चीज बनी है, अब एक कीटोन जो है वो क्रिएट हुआ है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि आपको ऑप्शंस के अंदर इसी तरीके से जो कीटोन है वो जो है आंसर के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलो नाउ वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ द एल्काइल, जो की है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब क्या? HCl HBr इनका एडिशन। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, अगर आप देखें एडिशन ऑफ HCl एंड HBr टाइप की रिएक्शंस, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफाइल विल बी H प्लस, पहले वो आएगा एंड देन योर Br माइनस और Cl माइनस विल कम, राइट? सो एक बार हम इसकी अगर बात करते हैं कि यार HBr के अंदर से H प्लस जो है वो निकल के आ रहा है, तो ऑब्वियसली पहले जब वो आएगा तो आपका अगेन एक कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा, है ना? क्या क्रिएट होगा? एक कार्बोकेटाइन, सेम एज जैसे एल्कीन्स के अंदर होता था वहां पर भी कार्बोकेटाइन क्रिएट होता है। सो इफ यू लुक एट दिस, यहां पर हम बोलेंगे कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर बच्चों क्या होना चाहिए? पहले एक H प्लस आने की वजह से कार्बोकेटाइन जो है वो क्रिएट होगा। नाउ अगेन अंडरस्टैंड दिस कि कार्बोकेटाइन जो क्रिएट होगा वो कौन से कार्बन पे होगा? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ताकि आपका क्या बन सके? ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट जो है वो बन सके।
तो अब यहां पर हम बोलेंगे कि Br माइनस जो है वो आएगा, एंड देन यू विल सी कि यार R C डबल बॉन्ड CH Br यहां पर जो है बन चुका है। नाउ अब क्योंकि एक एल्कीन बन चुका है, अब एल्कीन पे तो वापस से एडिशन रिएक्शन हो सका है, जैसे हम यहां पर देख रहे हैं। तो वापस से यहां पर HBr जो है आएगा, RCBr और Br यहां पर बनेगा एंड CH2 बनेगा। ना यू कैन आस्क सर यहां पर Br जो आ रहा है सेम ही जगह पर Br क्यों आ रहा है, मतलब यहां पर जिस जगह पहले आपने Br लगाया था उसी जगह वापस से Br क्यों आ रहा है, इसका क्या रीजनिंग है? तो इसका रीजनिंग भी हम पढ़ सकते हैं यार, बाय अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर अगर बच्चों हम देखें कि आप अगर सपोज ये वाला क्वेश्चन पूछे कि सर यहां पर हमारे कार्बन पे Br लगा हुआ है, क्या उसी कार्बन पे वापस से Br लगना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, कि सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, राइट? ये बात समझ में आ रही है? सेकंड स्टेप में जो हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो है कौन सा वाला कंपाउंड बनना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अब यहां पर अगर हम बच्चों सेकंड स्टेप का मैकेनिज्म देखें तो पहले स्टेप का मैकेनिज्म तो यार बहुत ही चिंदी सा है, नॉर्मल सा है, उसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड स्टेप का मैकेनिज्म अगर हम यहां पर देखें तो सेकंड स्टेप के मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन जो है बच्चों वो आपका बन सकता है आइदर ऑन दिस कार्बन जिस पे Br पहले नहीं था, या फिर उस कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी Br लगा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जैसा मैंने आपको शो करा है ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। अब आप ऐसे सोच सकते हो अरे सर Br तो जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये स्टेबल कैसे है कार्बोकेटाइन? ये इसका रीजन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका रीजन भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे हैलोजेंस होते हैं वो नॉर्मली हमारे माइनस आई इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। बट अगर उनके पास एक कार्बोकेटाइन आया है, अगर उनके पास एक कार्बोकेटाइन जो है वो बना हुआ है, तो फिर वो अपना प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, और बिल्कुल शो करते हैं, और प्लस एम इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय दी प्लस एम इफेक्ट, है ना? कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय दी प्लस एम और दी प्लस आर इफेक्ट ऑफ दी Br ग्रुप। ठीक है, अब इसलिए क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये हमारे पास बनेगा, तो बच्चों अब आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहां पर क्या बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा RCBr Br एंड CH, और दो हाइड्रोजन यहां पर लग गए। यहां पर आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा अगर बनेगा तो, बिकॉज हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ माइनर प्रोडक्ट तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बन ही जाते हैं। ठीक है, तो उसका लोड नहीं लेना चाहिए, वहां पर माइनर प्रोडक्ट तो है जो बन ही जाते हैं। खैर, तो यहां पर हमारे पास ये वाले मेजर और माइनर प्रोडक्ट बच्चों आपके पास ये जो है बनेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट जो है यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन जो हम एल्काइन की कर रहे हैं, अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी लर्न इन द एल्कीन। एल्कीन के अंदर बच्चों हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखा था, जिसके अंदर हम बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट यूज कर रहे थे, HgOC होल ट्वाइस, और फिर फर्स्ट स्टेप में तो ये कर रहे थे, सेकंड स्टेप में वहां पर NaBH4 यूज कर रहे थे ना। ये जो एल्काइंस के अंदर बच्चों रिएक्शन होती है, जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, उसके अंदर वापस से जैसे एल्कीन्स के अंदर क्या होता था H2O का एडिशन, उसी तरीके से एल्काइंस के अंदर भी H2O का एडिशन होता है। बट यहां पर आपको सेकंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्टेप ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेकंड स्टेप में NaBH4 डालने की जरूरत नहीं पड़ती है इन दीज रिएक्शन। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? मैंने बोला एल्कीन्स के अंदर हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दो स्टेप में कराना पड़ता है, जबकि जब हम इसकी बात कर रहे हैं एल्काइंस के अंदर हम OH और H ऐड करा रहे हैं, वाटर का एडिशन हो रहा है, बट ये एक सिंगल स्टेप में हम कंसीडर करते हैं। इसमें सेकंड स्टेप मतलब आपको जो है सेकंड टाइप का रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, एल्काइंस के ऊपर बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो सकता है, और इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए भी हमें मर्क्यूरिक एसिटेट लेने की जरूरत नहीं होती, सिंपली HgSO4 लेने से काम चल जाता है। और साथ में हमें क्या लेना पड़ता है, एसिड लेना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमें OH ऐड कराना है तो यार H2O भी तो होना ही चाहिए ना,
हमने एल्कीन्स के अंदर भी देखा है कि H2O के थ्रू OH ऐड होता है, राइट? तो यहां पर भी H2O तो होना चाहिए। तो इनफैक्ट यहां पर हम बोलते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं कि HgSO4 और डाइल्यूट H+, ऐसा भी लिख देते हैं। उसका भी यही मतलब है कि एसिडिक मीडियम है और डाइल्यूट मीडियम है, इसका मतलब वाटर वहां पर एक्सेस में प्रेजेंट होगा। तो इससे बच्चों क्या क्रिएट होता है, आप बिल्कुल ध्यान से सोचिए। जब मैंने एल्कीन्स के अंदर आपको ये वाली रिएक्शन कराई थी, तब मैंने बोला था कि यहां पर मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH आके लगता है, यहां पर भी वही होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH आके लगता है, मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। बट ये वाला रूल हमारा हम जनरल तभी लगाते हैं जब हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं और कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है। अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो फिर जैसे मैंने आपको बच्चों क्वेश्चंस कराए थे पहले कि आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल है वहीं पर हम जाके OH को ऐड कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो बिल्कुल, अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले बच्चों आपके पास Hg+2 जो होता है ना, अब देखो HgSO4 है, सल्फेट आयन को तो यार कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है रिएक्शंस में, सल्फेट आयन तो अपना हाइड्रेटेड फॉर्म में इंडिपेंडेंट स्टेबल आयन के फॉर्म में पढ़ा जाता है। Hg+2 जो होता है वो यहां पर लुईस एसिड का काम करता है ना, और इस तरीके से आके लग जाता है। ये हमने कल भी डिस्कस करा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर कि जो Hg+2 है वो आपका एक साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है बच्चों, फिर आपका H2O का एडिशन है। अब H2O का एडिशन जैसा हमने कल डिस्कस करा था वैसे यहां पर होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आके OH2+ जो है वो यहां पर बन जाएगा। देन आपका जो है यहां पर Hg जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, राइट? और OH2+ में से H+ जो है वो सॉल्वेंट लेके चला जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट हियर इज RCOH डबल बॉन्ड CH Hg। And now the interesting part is you can see यार यहां पर भी आपका क्या है, टॉटोमराइजेशन होगा। क्यों टॉटोमराइजेशन होगा, इनॉल फॉर्मेशन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर इनॉल फॉर्म कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, जनरली आपके पास वहां पर कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो आपके पास मेजर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो देखिए बिल्कुल यहां पर कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म जो है वो हम करा रहे हैं एंड C डबल बॉन्ड O CH Hg यहां पर लिख रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली स्टेप के अंदर बच्चों Hg जो है वो निकल रहा होता है और Hg जो है हम यहां पर शो कर देते हैं कि जब हम यहां पर ये एक बार इसको बना देते हैं इनॉल फॉर्म को, तो Hg जो है वो सॉल्वेंट के साथ निकल जाता है और Hg की जगह भी आपका H+ जो है वो आके लग जाता है और उसके बाद हम टॉटोमराइजेशन का स्टेप जो है वो शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं होता, यहां पर Hg+2 बहुत आराम से निकल जाता है, उसको निकलने के अंदर दिक्कत नहीं होती है ड्यू टू द मीडियम, जो कि एसिडिक मीडियम हम यहां पर यूज कर रहे हैं, उसमें वो बहुत आराम से यहां से निकल जाता है। वहां पर जब हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, एल्कीन्स में से निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, NaBH4 यूज करना पड़ता है, इसलिए हम वहां पर डीमर्क्यूरेशन का स्टेप जो है वो वहां पर लिखते हैं। यहां पर हमें डीमर्क्यूरेशन स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसलिए अब हम यहां पर लिखते हैं बच्चों कि एक बार हमारा जो Hg है वो यहां पर लगा हुआ है और आप बिल्कुल देख रहे होंगे यहां पर ट्रांस जो है वो दिखाया जा रहा है। अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री इस रिएक्शन की जो है कल समझ में आ गई थी, आपको बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा कि OH उस साइड आएगा जिसके ऑपोजिट Hg निकल रहा हो, तो OH और Hg आपके ऑपोजिट आके ऐड होंगे। एंड नेक्स्ट बच्चों यहां पर आपके पास जो टॉटोमराइजेशन है वो हो जाएगा। अब क्योंकि देखो टॉटोमराइजेशन हो ही रहा है इस वाले कार्बन पे, तो अब इस स्टीरियोकेमिस्ट्री वैसे भी सिग्निफिकेंट होती नहीं है इस रिएक्शन की, बिकॉज आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन बन गया ना, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन पे तो कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होते नहीं है, प्लानर हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट यहां पर बच्चों है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्नड इन एल्कीन्स, BH3THF H2O2 OH-, ये यहां पर हम क्या यूज करते हैं, रिएजेंट यूज करते हैं ताकि क्या बना सकें, हम वापस से हाइड्रेटेड एल्काइन बना सकें, मतलब एल्काइन के ऊपर हाइड्रेशन करा सकें। बट वापस से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एक OH यहां पर लगा और एल्कीन के साथ इनॉल फॉर्म बना तो टॉटोमराइजेशन होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सपोज हमारे पास एक एल्काइन है, उसके ऊपर हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर BH3THF डाला, तो बच्चों अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी
कि इससे क्या बनता है, BH3THF डालने से बोरोन का जो है कंपाउंड यहां पर बन जाएगा, एक बोराइड बन जाएगा। इसको हमने कल भी डिस्कस करा था। और बोराइड का क्या मतलब है, यहां पर बोराइड का ये मतलब है कि MEC+C ये यहां पर बन जाएगा। और इस तरह से बच्चों दो मॉलिक्यूल यहां पर और ज्यादा ऐड हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली बोरोन के तीनों हाइड्रोजन निकल के ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, सो हम यहां पर बोलते हैं इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हो गए बोरोन के ऊपर। और अब बोरोन पे यहां पर H2O2OH- डालने पर क्या होता है, तो जिस साइड आपका बोरोन होता है उसी साइड आपका क्या लग जाता है, उसी साइड आके OH जो है यहां पर लग जाएगा। और आपका वापस से टॉटोमराइजेशन के थ्रू, है ना, टॉटोमराइजेशन के थ्रू क्या बन जाएगा, टॉटोमराइजेशन के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट कीटोन फॉर्म में बन जाएगा। पर अब हमें क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल जैसे पहले हमने पढ़ा था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एल्कीन्स के अंदर जब होता है तो मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट बनता है, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब होता है तो एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH आके लगता है। बिल्कुल यहां पर वही देखिए, यही हो रहा है, कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH आके लग रहा है, तो यहां पर C+OH फाइनल प्रोडक्ट आपका क्रिएट होगा। तो बिल्कुल आपको समझना है हमने क्या करा यहां पर। आज हमने एल्कीन्स की जैसी रिएक्शन थी, बिल्कुल वैसी रिएक्शन देखी। आप ये पूछ सकते हो सर, एल्कीन्स के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन, तो क्या एल्काइंस पे वो नहीं होता क्या? एल्काइंस पे वो इतना फेवर्ड नहीं होता, एल्काइंस पे वो इतना फेवर्ड नहीं होता, वो हम एल्काइंस पे नहीं कराते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर एल्काइंस पे हमें हाइड्रेशन कराना है, OH और H को ऐड करना है, तो या तो हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन यूज करते हैं, ये आपका सबसे फेमस मेथड है, और फिर आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला मेथड जो है वो आ जाता है। ठीक है, आज का बात समझ में आ गई। एल्काइंस हमने यहां पर कवर कर दिया, एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड द थर्ड पार्ट, मैंने आपको थर्ड चीज बोली थी कि जब हम इसकी बात करेंगे एल्काइंस एल्कीन्स एल्काइंस, साथ में हमारे पास एक थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और आ जाता, थर्ड ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स और आ जाता है, एल्काडाइंस। व्हाट आर एल्काडाइंस? एल्काडाइंस का क्या मतलब है कि एल्कीन्स हैं, है ना, एल्कीन्स हैं, और एल्कीन के अंदर आपके पास दो डबल बॉन्ड है, दोज आर एल्का डाई, है ना, डाईन, इट्स अ डाईन। ठीक है, दो डबल बॉन्ड है यहां पर, तो इट्स अ डाईन। और ये भी स्पेसिफिकली कौन से डाइन की बात कर रहे हैं, देखो एक टाइप के डाइन तो बच्चों ऐसे भी हो सकते हैं, इनको हम एलीन्स बोलते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एलीन्स जनरली अनस्टेबल होते हैं एंड दे जनरली कन्वर्ट टू योर डाइन्स, है ना, इस तरह के डाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एलीन्स जो होते हैं जनरली हमारे पास वो कन्वर्ट हो सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इस तरह के डाइन्स की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जो कि क्या हो, जो कि अपने कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हो। ध्यान से सुनो, किस फॉर्म में हो, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब रेजोनेंस हो रहा हो वहां पर। ये रेजोनेंस क्यों सिग्निफिकेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। रेजोनेंस इसलिए सिग्निफिकेंट है बच्चों क्योंकि यहां पर ड्यू टू द रेजोनेंस दो पॉसिबल प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। नॉर्मली एल्कीन्स के अंदर एडिशन हो रहा होता हो तो एक ही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा वाला मेजर होता है, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट जो होता है आपके पास, वो जनरली आपके पास ज्यादा जो है स्टेबल होता है और वो आपको मिलता है। बट जब हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बात कर रहे हैं, एल्काडाइंस, वो भी कौन सी, स्पेसिफिकली कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व, तो बच्चों दो टाइप के प्रोडक्ट्स हमें वहां पर मिल सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर HBr का एडिशन करता हूं तो यहां पर एक ही जो डबल बॉन्ड है उसी पे जाके H भी लग जाएगा और Br भी लग जाएगा, ये हमारा एक टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जहां पर जाके H लगा है उससे दूर जाके Br जो है वो लगेगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर ये जो हमारे पास कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन है, अगर हम इसको फर्स्ट कार्बन लेके चलते हैं तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यहां पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ध्यान से देखिए, बिल्कुल अगर हम पहले वाला प्रोडक्ट बच्चों कंसीडर करते हैं तो ये कहलाता है हमारा 1,2 प्रोडक्ट, ये हमारा क्या, ये क्या कहलाता है, हमारा 1,2 प्रोडक्ट। और अगर ये वाला प्रोडक्ट आपका बनता है तो आप इसको बोलोगे 1,4 प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कौन सी जगह क्या बनता है ये बता दो। आपने बोला दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, है ना, तो क्या एक मेजर होता है एक माइनर होता है, या इसमें कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं बनने की? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर जनरली ये देखा जाता है कि आपके जो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर बनते हैं।
दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स के अंदर टेम्परेचर अगर हम कम लेके चलते हैं, लोअर टेम्परेचर, तब आपका 1,2 प्रोडक्ट बनता है, और जब हम हायर टेम्परेचर लेके चलते हैं तब 1,4 प्रोडक्ट बनता है। कंडीशंस यहां पर आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर 1,2 प्रोडक्ट की बात करें तो 1,2 प्रोडक्ट बच्चों लो टेम्परेचर जैसे -80 डिग्री सेल्सियस में बनता है, जबकि अगर हम हायर टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर से भी हाई, तो आपके पास 1,4 प्रोडक्ट बनता है। तो सर आप बोलोगे सर ये तो BR2 के लिए लिखा हुआ है, सेम चीज है, ठीक है। 1,2 प्रोडक्ट है, 1,4 प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए बच्चों, HBr के लिए भी बन सकता है, BR2 के लिए भी बन सकता है। BR2 पे 1,2 प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि दोनों Br जो हैं वो पास पास वाले कार्बन पे आके लग रहे हैं, और 1,4 प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आपके जो दो Br हैं वो 1 और 4th कार्बन पे आके लग रहे हैं। ध्यान रखना, आपका कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर भी आप 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट ही बोलोगे, इसके अंदर 1,5 या 2,5 प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, ठीक है। इसके अंदर भी आप 1,4 1,2 प्रोडक्ट ही बोलोगे। तो यहां पर ये बना दिया, तो यहां पर भी आप बोलोगे सर 1,2 1,4 प्रोडक्ट की बात करेंगे, ऐसा नहीं 2,5 2,3 प्रोडक्ट की बात करें, उसकी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ जनरल टर्मिनोलॉजी। जनरल टर्मिनोलॉजी तुमसे अगर कोई लिख के दे दे कि 1,4 प्रोडक्ट बन रहा है कहां पर, तो कैसा टेम्परेचर होगा, तो जनरली आप बोलोगे 1,4 प्रोडक्ट अगर जनरल चीज है तो वहां पर हायर टेम्परेचर की बात हो रही होगी, ठीक है। और ये जो 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट है बच्चों, जो लोअर और हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, इनको हम काइनेटिकली, है ना, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और वापस लिख देता हूं मैं, लोअर टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं, और हायर टेम्परेचर पे जो बन रहा होता है बच्चों, हायर टेम्परेचर पे, उसको हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का ही शॉर्ट फॉर्म यहां पर TCP लिखा हुआ है, और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है बच्चों KCP लिखते हैं। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का बच्चों ये मतलब होता है कि आपके पास एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, बट जो बहुत जल्दी बन जाएगा वो वाला प्रोडक्ट होगा। काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स रेट डिफाइनिंग होता है ना, रेट डिफाइन करते हैं हम काइनेटिक्स के अंदर। तो जनरली काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हमारे जल्दी बन जाते हैं, बट ये हमारे लेस स्टेबल होते हैं। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हमारे पास जो है हायर टेम्परेचर पे बनते हैं, बट दे आर मोर स्टेबल। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ऐसा क्यों, यहां पर आप इसको ज्यादा स्टेबल क्यों बोल रहे हो TCP को, अरे तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो है राज छुपा है। यहां पर देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, राइट, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और ये हमारे पास बच्चों क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती हैं। बेसिक फंडा हाइड्रोकार्बन का बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों, वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज उसके अंदर मोर स्टेबल एल्कीन जो है वो क्रिएट हो रहा होता है ना। अगर इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें, ठीक है, तो मैकेनिज्म के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर मैं मैकेनिज्म लिख देता हूं। जैसे सपोज पहले वाले केस की बात करूं मैं, है ना, कि अगर मैं यहां पर देखो H+ का एडिशन करता हूं, तो H+ का एडिशन की वजह से यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है बच्चों वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का मतलब कि यहां पर इट विल बी, क्या होगा, इट विल बी डीलोकलाइज्ड, है ना, डीलोकलाइज होगा इन दोनों कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे भी रहेगा, इस वाले कार्बन पे भी रहेगा, दोनों कार्बन पे डीलोकलाइज्ड रहेगा यहां पर, ठीक है। तो अगर Br- यहां पर अटैक करता है तो 1,2 प्रोडक्ट बनता है, और अगर Br- जो है वो यहां पर अटैक करता है तो इसको हम 1,4 प्रोडक्ट बोलते हैं। एनहेंस हमारे पास दोनों 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। मैकेनिज्म हमने दिखा दिया, कंडीशंस आपको याद रखनी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कंडीशंस है। लोअर टेम्परेचर पे 1,2 प्रोडक्ट मेजर होता है, हायर टेम्परेचर पे 1,4 प्रोडक्ट मेजर होता है, दोनों HBr और Br2 के केस में, बिल्कुल याद रखने वाली बात, ठीक है।
चलो, और जनरली जैसे एग्जाम्स में आपको लिखने को आ जाए ना, एग्जाम्स में अगर सपोज आपको लिखने को आ जाए, है ना, आपको टेम्परेचर नहीं दिया हो, आपको टेम्परेचर नहीं दिया हो और आपको लिखने को आ जाए, तो जनरली टेम्परेचर ना देने का ये मतलब होता है कि आपसे रूम टेम्परेचर पे बात करने, ठीक है। जनरली आपको टेम्परेचर स्पेसिफिकली लिख के नहीं दिया है कि हायर टेम्परेचर है, तो जनरली ये होता है कि रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में बच्चों एग्जाम्स के अंदर या फिर क्वेश्चंस के अंदर आपको 1,4 प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल, है ना, वो आपको बनाना होता है, बिकॉज 25 डिग्री सेल्सियस इज क्लोजर टू योर 45 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर, तो दैट इज क्लोजर टू योर 40 डिग्री सेल्सियस, जिसपे टीसीपी मेजर बनता है। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपका 1,4 प्रोडक्ट आपको जनरली बनाना होता है क्वेश्चंस के अंदर, अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो तो। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। विच विल फॉर्म 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन विद HBr। कौन सा यहां पर 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन बनाएगा HBr के साथ। आप यहां पर अगर करेंगे, ये तो एल्कीन है और यहां पर बोल रहे हैं 2 बार ब्रोमीन आके लगने हैं, डायब्रोमो कंपाउंड बनना है, तो ऑब्वियसली एल्कीन तो ये बना ही नहीं सकता। इस वाले एल्केन की, इस वाले एल्काइन की बात करें, क्या यहां पर 2 बार एडिशन होके 2 Br लग जाएंगे? बिल्कुल लग जाएंगे, है ना। तो यहां पर पहले क्या बनेगा, पहले यहां पर Br और H लगेगा और फिर यहां पर क्या होगा, इस तरीके से 2 Br लग जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन हो गया। यहां की अगर बात करें, क्या इस वाले एल्कीन में हम 2 ब्रोमीन लगा सकते हैं? हाँ, एक तो लगा हुआ है, एक और लगा दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर लगाओगे, मैंने क्या बोला है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे आके ब्रोमीन लग रहे होंगे, ज्यादा स्टेबल वहां पर होंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 ब्रोमीन आपके इस तरीके से लग जाएंगे। बात बिल्कुल क्लियर हो गई वाली, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा बच्चों, बोथ बी एंड सी विल बी दी आंसर। And now we are moving on to the electrophilic aromatic substitution reactions, ठीक है। electrophilic aromatic substitution reaction की अब बात करने वाले हैं। अब electrophilic aromatic substitution reactions कैसी reactions होती हैं? ऐसी reactions जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा होता है हमारे मॉलिक्यूल पे, बट जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बिकॉज जनरली एरोमेटिक कंपाउंड पे ही आपको बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। नॉर्मल अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, तो वहां तो क्या हो जाता है, अभी हमने देखा ना इतना सारा, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर तो एडिशन हो जाता है, ठीक है। वहां पर क्या हो जाता है, आपका एडिशन हो जाता है। और अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जनरली एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना। सपोज मैंने बोला कि यार बेंजीन है, अब बेंजीन पे अगर तुमने एडिशन ही कराया सिर्फ यहां पर, है ना, एडिशन, बेंजीन पे अगर तुमने डायरेक्ट एडिशन ही करा दिया, तो एडिशन का क्या मतलब होगा कि एक जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो गया यहां पर, तो यहां पर एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, ये एरोमेटिक नहीं बचा ना, दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी जो है अगर तुम उसको खत्म कर दोगे तो बेंजीन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज बेंजीन इज हाईली स्टेबल। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यार बेंजीन पे या फिर इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जो जनरली एडिशन रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलती, क्या देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि बेंजीन पे यहां पर हाइड्रोजन्स जो होते हैं ना, जो हाइड्रोजन जनरली बच्चे भूल जाते हैं, है ना, लगाना कि बेंजीन पे हाइड्रोजन भी है ना, वो ऐसे सॉल्व कर देते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, हाइड्रोजन जो है वो भूल ही जाते हैं कि हाइड्रोजन भी, हिडन हाइड्रोजन होते हैं ना हमारे, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो यहां से निकल जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके यहां लग जाएगा। सो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना। नॉर्मली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे आपको एडिशन रिएक्शंस देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, बट अगर हमारे इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वहां पर जो डबल बॉन्ड्स हैं वो ऐड करना नहीं पसंद करते, बिकॉज एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, उनको जो है उदासीनता आ जाती है वहां से, तो वो पसंद नहीं करते। वो क्या पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन जो है वो करा दें, और सब्स्टिट्यूशन के अंदर H+ जो है वो निकल जाए। तो लेट्स लुक एट दिस, कहां कहां पर बच्चों हमें ये देखने को मिलता है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसका अब हम स्टडी करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए,
ये हमें देखने को मिलता है जनरली एक मतलब 2 से 3 स्टेप के अंदर ये वाली रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। देखते हैं कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है बच्चों कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो आके बेंजीन पे लगे। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो सर इलेक्ट्रोफाइल ऐसा तो होता नहीं है, बस ऐसे ही कहीं पड़े रहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी तो हमारे क्रिएट होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो भी हमारे पास बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ Cl प्लस, तो Cl प्लस भी हमारा क्रिएट होता है बाय सम। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि Cl प्लस क्रिएट होना पहला स्टेप हो जाएगा, फिर बेंजीन पे आना सेकंड स्टेप हो जाएगा, वो भी आप बोल सकते हो। बट हम ये अभी लेके चल रहे हैं मैकेनिज्म समझने के, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बन चुका है, उसके बाद बेंजीन पे आके क्या करता है वो हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, कहां बनता है, ये हर एक रिएक्शन में हम स्पेसिफिकली देखेंगे। आगे हम बहुत सारी EAS रिएक्शन करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि स्पेसिफिकली कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन सी कंडीशन में बन रहा होता है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है और वो बेंजीन के पास आया है ना। तो वही हमारी प्यार मोहब्बत की कहानी कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस अपने प्यार को अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे, बिकॉज यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आवारा इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के अंदर तो प्यार होता ही है, ये तो हमें पक्के से पता है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका प्यार मोहब्बत की वजह से सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पर क्रिएट होता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब आप ये बोलोगे कि भाई यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ के, है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उठ के हमारे इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनाने चले गए। तो या फिर मैं इसको यहां बना देता हूं अगर आपको ज्यादा कन्वीनियंस हो पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन है उठ के जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल के पास आके लग गए, है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल के पास आके लग गए। और ये कैसे हुआ रिएक्शन, ये इस तरीके से हुआ कि इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रोफाइल से जो है बॉन्ड बना लिया। पर ध्यान रखना, अभी इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो यहां पर एज इट इज पड़ा रहेगा, हाइड्रोजन भी यहां पर प्रेजेंट है। बट अब ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे जिसके इलेक्ट्रॉन उठ के इलेक्ट्रोफाइल की साइड चले गए, उस पे हम क्या बना देंगे, कार्बोकेटाइन बना देंगे, राइट। और कार्बोकेटाइन एक बार बच्चों यहां पर बन गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, ये बन सकता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, ये आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। बट ये एरोमेटिक नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक के लिए तो साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, है ना। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइंस की भी स्पेशल कैटेगरी हमारी हो जाती है एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक नहीं है, पहले बेंजीन एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन वापस से आपका कन्वर्ट होने की कोशिश करता है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ता है इसको, उसके लिए ये करना पड़ता है कि ये जो दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उठ के वापस से यहां पर आ जाएं। अगर ये यहां पर आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये यहां पर आ जाएंगे बच्चों, तो फिर हमारे पास वापस से एरोमेटिक जो कंपाउंड बेंजीन था वो वापस से बन जाएगा। बस यही डिफरेंस है कि अब ये एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा, ये एक नॉर्मल बेंजीन नहीं रहा, है ना, ये एक नॉर्मल बेंजीन नहीं रहा, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया, बिकॉज ई ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसको, H प्लस आयन को। तो बच्चों पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एक कार्बोकेटाइन बनता है, और ध्यान से देखिए स्टेप 2 जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है प्रोटॉन के फॉर्म में, और फिर आपका जो है यहां पर फाइनली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाती है। और ध्यान से सुनो, इसको जो है हम, ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनता है इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, है ना, आपका इलेक्ट्रोफाइल आके लगा है, और किस तरीके से लगा है कि आपके बेंजीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोफाइल को दिए हैं। तो जैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें आपका एक ही मॉलिक्यूल या एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है किसी दूसरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो यहां पर भी वैसा बन रहा होता है, ऑल्दो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। बट व्हाट वी से इज कि ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है,
जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है अपने इस कार्बोकेटाइन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इसलिए हम इसको मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड से बना हुआ है, इसलिए इसको अरीनियम आयन बोलते हैं। ध्यान रखना ये एरोमेटिक नहीं है, बिकॉज बीच में क्या है यहाँ पर बच्चों, बीच में एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है। sp3 हाइब्रिड कार्बन बीच में आ गया, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो सकता, पूरा साइकिल नहीं आपका बन रहा, तो पूरा साइकिल नहीं बन रहा तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, सेकंड स्टेप हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म कहां कहां पर होता है। अभी तो हमने एक जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म देखा है, हमें बहुत स्पेसिफिकली रिएक्शंस याद भी रखनी पड़ती हैं कि कौन सी कंडीशंस के अंदर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं बच्चों यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड पे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन भी कौन सा, हैलोजन आके लगना, बट कौन सा हैलोजन आके लगना, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं क्लोरीन और ब्रोमीन की। क्लोरीन और ब्रोमीन बच्चों यहां पर बेंजीन पे आके सब्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, पर उसके लिए ऑब्वियसली अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन की तो दैट मींस Cl2, ब्रोमीन की बात कर रहा हूं दैट इज Br2। ये तो अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, हमें इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल, देखो इनसे अगर मैं Cl+ बना दूं वो इलेक्ट्रोफाइल है, इससे अगर मैं Br+ बना दूं वो इलेक्ट्रोफाइल है। अपने आप में Cl2 Br2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो व्हाट डू वी से कि भाई यहां पर Cl+ Br+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्रिएट करने के लिए रिएक्शंस के अंदर क्या करा जाता है, एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड जो है वो डाला जाता है। लुईस एसिड याद है, व्हाट इज लुईस एसिड? लुईस एसिड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड ऐसे स्पीशीज होते हैं जिन पे आपके अनफिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ना, आपके ऑर्बिटल जो है वहां पर फिल्ड नहीं है कंप्लीटली। ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर अनफिल्ड आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वो आपके बच्चों लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। नाउ AlCl3 is one such famous compound। AlCl3 को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये एक लुईस एसिड है? बिल्कुल लुईस एसिड है, बिकॉज यहां पर एल्यूमिनियम पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना। FeCl3 की बात करते हैं तो FeCl3 के अंदर बच्चों आयरन पे एम्प्टी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, और ये काफी फेमस लुईस एसिड्स हैं जो रिएक्शंस में यूज आते हैं। तो ये बच्चों क्या करते हैं, जब हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं तो हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं, हम बेंजीन के ऊपर Cl2 डालते हैं या Br2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये क्या करते हैं, AlCl3 या FeCl3 के कंपाउंड्स जब Cl इसके पास आता है तो ये Cl को अपना मतलब ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, है ना, अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। किडनैप कैसे करते हैं यार, यहां पर ये जो Cl था ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके इस एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देने चला जाता है, बिकॉज लुईस एसिड है, लुईस एसिड का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वहां पर आपका कोई स्पीशीज आके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो इनफैक्ट ये ऐसे लुईस स्पीशीज होते हैं जो Cl2 की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक क्लोरीन को अपने पास बुला लेते हैं, और वो क्लोरीन क्या क्रिएट करता है, वो क्लोरीन AlCl4- क्रिएट कर देगा बच्चों, और साथ में Cl+ क्रिएट कर देगा। कौन सा वाला Cl? ये वाला Cl जिसके इलेक्ट्रॉन लेके Cl निकल गया, वो Cl+। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, AlCl4- क्रिएट हो जाता है। अब देखो बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर बेंजीन पे ऐड कराना है। मैकेनिज्म स्टेप वही है जो हमने पढ़ा, वही मैकेनिज्म स्टेप यहां पर लगेंगे। पहले Cl+ वहां पर जाएगा, फिर वहां पर सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रोजन निकलेगा, और इस तरीके से आपके पास क्या क्रिएट होगा, अल्टीमेटली क्लोरोबेंजीन बच्चों क्रिएट होगा। इसी तरीके से हमसे हमारे पास क्या क्रिएट होगा, क्लोरोबेंजीन फाइनली वहां पर क्रिएट होगा। तो ये दोनों मिलके, है ना, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना देंगे बच्चों, ये दोनों मिलके क्लोरोबेंजीन जो है वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। अगर आप Br2 FeBr3 ले लो, है ना, Br2 FeBr3 ले लो। ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमीन है, कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा Cl2+ FeBr3, ऐसा भी मिल जाएगा। उस केस में भी आपको यही कंसिडर करना है कि यार आपको Cl+ यहाँ पर बनाना है इससे, और Br2 FeBr3 लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको Br+ बनाना है यहाँ पर।
ठीक है, तो Br प्लस बना के आपको रिएक्शन यहां पर करानी है। और अगर आप देखें कि पहला स्टेप यहां पर है, हमने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्म होना, दैट इज Br प्लस। सेकेंड स्टेप अब यहां पर हम बोल रहे हैं, यहां पर जो हमारे मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था वो यही था कि भाई जो बेंजीन है उस पे Br प्लस आके लगेगा और क्या क्रिएट कर देगा बच्चों, हमारे पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का क्रिएशन हो जाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इस कार्बन पे H होगा, इस कार्बन पे Br होगा। एंड द थर्ड स्टेप व्हिच वी आर कंसीडरिंग हियर, पहले वाले मैकेनिज्म में हमने उसको सेकंड स्टेप बोल दिया था, यहां पर फर्स्ट स्टेप हमने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन बोला है। सेकंड स्टेप के अंदर बच्चों क्या होगा, ये वाला जो H है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स देके, ठीक है, क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन जो है वो क्रिएट कर देगा, राइट। ये आपके पास यहां पर क्रिएट होता है। नाउ मैंने यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में आपको बता दिया बच्चों। आयोडीन जो है वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं देता। आयोडीन जो है वो नॉर्मल हमारे पास AlCl3 या FeBr3 जैसे लुईस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता बिकॉज ये वाला जो आयोडोबेंजीन बनने का प्रोसेस है, इसके अंदर जो I प्लस अगर आप क्रिएट करना चाहो इस तरीके से, है ना, वो बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता, है ना। ये वाला अगर आप इस तरीके से क्रिएट करना चाहो तो ये बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आपके पास नहीं होता, इसलिए यहां पर हम नॉर्मल AlCl3 के साथ ये वाली रिएक्शन नहीं कराते, ये रिएक्शन हम नहीं कराते। तो क्या कराते हैं सर, तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये देखा गया है कि ये वाला तो हमारे पास ज्यादा थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है, मतलब ये आसानी से नहीं बन सकता। पर अगर मैं आयोडीन के साथ बच्चों HNO3 का यूज कर लूं, HNO3 क्या होता है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सबको पता है। अभी तक हम जो है जिन्होंने पी ब्लॉक मेरे लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं करे हैं उनको ध्यान रखना है कि आपका HNO3 बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कॉन्क्लेव तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, डाइल्यूट भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पर मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये मतलब है कि I2 जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके I प्लस क्रिएट करेगा, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडीन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। और ये रिक्वायर्ड होता है कि कोई एक्सटर्नल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट हो, उसकी प्रेजेंस में तो I प्लस जो है वो बन जाता है। पर अगर हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं तो ये आराम से नहीं बन पाता, और इनफैक्ट ये वापस से आपका I2 में आराम से कन्वर्ट हो जाता है ना, ये I2 में ही कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखो तो ये दोनों ही आयोडीन को I प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो फिर वापस से I2 आपका बन ही नहीं पाएगा, फिर आपका I2 बन नहीं पाएगा। यहां पर तो क्या है, यहां पर ये जो I है ये वापस से इसके पास चले जाके I2 बना सकता है, यहां पर ये नहीं बनाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन अगर कराना है यूजिंग दी EAS मैकेनिज्म, तो हम I2 के साथ एक HNO3 टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रखते हैं। ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन यहां पर कराएंगे, तो देखिए आयोडोबेंजीन आपके पास बनेगा। एक बात देखो, यहां पर अगर मैकेनिज्म देखना हो तो मैकेनिज्म के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, पहले वाले मैकेनिज्म में बिल्कुल बस बेंजीन है उस पे I प्लस जो है वो लगाना है, बिल्कुल वापस जैसे दो स्टेप्स हमने करे थे पहले, स्टेप 1 स्टेप 2 बिल्कुल वैसे स्टेप है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं यहां पर। ओके चलिए, नेक्स्ट जो बच्चा हम कर रहे हैं यहां पर EAS रिएक्शन के अंदर वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन बच्चों क्या होता है, इसके अंदर बेंजीन पे आके लगता है NO2 ग्रुप, है ना, नाइट्रो ग्रुप आके लगता है और इस प्रोसेस को नाइट्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब बेंजीन जो है अगर हमें उस पे NO2 लगाना है तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह आना चाहिए और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि यहां पर NO2 लग जाएगा और यहां पर H प्लस जो है वो निकल जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो बच्चों, NO2 प्लस बनाया कैसे जाता है, NO2 प्लस जो है वो कैसे बनाया जाता है ये आपको यहां पर सुनना पड़ेगा। NO2 प्लस जो है वो आराम से नहीं बनता, आपको यूज करना पड़ता है कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 के साथ, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो NO2 प्लस यहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म मैंने यहां पर दिखा रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये आपका HNO3 है। अब HNO3 के अंदर आपका इस तरीके से OH बॉन्ड होता है, हम ये बोलते हैं कि जो H2SO4 है वो इस OH बॉन्ड को H प्लस देता है
और डिहाइड्रेट कर देता है ना, क्या कर देता है यहाँ पर, डिहाइड्रेशन कर देता है। तो डिहाइड्रेशन, कॉन्क H2SO4 का डिहाइड्रेशन, ये तो बहुत ही फेमस चीज है। कॉन्क H2SO4 हम क्यों यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन कराने के लिए, बहुत फेमस चीज है। तो कॉन्क H2SO4 ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में भी देखा था, भूल गए है ना, एलिमिनेशन में भी देखा था हमने। तो कॉन्क H2SO4 जो है यहाँ पर HNO3 से हम बोलते हैं H2O निकाल देता है और क्या क्रिएट कर देता है, NO2 प्लस क्रिएट कर देता है। और अब बच्चों बेंजीन पे NO2 प्लस लगा हुआ है, तो बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो है नाइट्रेशन रिएक्शन जो हो जाता है। तो हमने कौन कौन सी EAS रिएक्शन देख ली, मैकेनिज्म के अंदर सेम है। मैकेनिज्म के अंदर हमने देख लिया कि आपका बेंजीन के 2 स्टेप वाला मैकेनिज्म है, क्लोरीनेशन देख लिया, ब्रोमिनेशन देख लिया, आयोडीनेशन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का ये मतलब है बच्चों कि बेंजीन के ऊपर SO3H का आके लगना, है ना। अब आप पूछोगे सर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नॉर्मली तो हम इलेक्ट्रोफाइल देख रहे थे पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, चार्जेस वाले थे, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ये इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों वो आपका SO3 होता है। SO3 है ना, नॉन चार्ज मॉलिक्यूल है, बट वो यहां पर किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और कर सकता है, क्यों कर सकता है, बिकॉज सल्फर जो है, सल्फर एटम, उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अरे ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग के फंडे ना सब जगह लगते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अगर तुम्हारे टिप्स पे नहीं है तो तुम जो है परेशान हो गए, है ना। अगर टिप्स पे है तो बिल्कुल परेशान नहीं होगे कि यार थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सल्फर, एम्प्टी ऑर्बिटल तो होना लाजमी है, कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं। ठीक है, तो भाई एम्प्टी ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अगर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ये किसका काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। पर सर ये SO3 आया कहां से, तो SO3 कहां से आया, हम बोलते हैं कि यार बेंजीन के ऊपर हम अगर कॉन्क H2SO4 डालते हैं तो ये वाली रिएक्शन होती है। तो कॉन्क H2SO4 में से SO3 जो है वो निकलता है और फिर आपके पास वहां पर SO3H जो है वो क्रिएट होता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इस रिएक्शन को अगर मैं आपको बिल्कुल मैकेनिज्म वाइज स्टेप बाय स्टेप कराऊं तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या होगा, वापस से पूरी चीज जो है मैं लिख दूंगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सल्फर पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, हम क्या लिख रहे हैं कि H2SO4 जो है जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि दो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स में से एक में SO3 बन एक में से SO3 बन जाता है ना, और बाकी जो है हमारे पास H3O प्लस यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, और HSO4 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हमारे दो H2SO4 के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए SO3 H3O प्लस और HSO4 माइनस के अंदर। ठीक है, अब बेंजीन के ऊपर जब SO3 आता है, अब देखो ध्यान से, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस पे जब ये इस तरीके से अटैक करता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यार यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है वो हमारा इस तरीके से मूव कर जाता है ताकि आपका सल्फर पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज ना क्रिएट हो, उसकी वजह से ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड वहां पर ब्रेक हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके की रिएक्शन है बच्चों, जैसे हम कार्बोनाइल्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखते हैं, क्या ना, कार्बोनाइल्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपका स्टेप हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो क्या बन गया हमारे पास, अब यहां पर बन गया, सपोज मैं SO3H को यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, तो ये बन गया। अब आपको पता है कि यार यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है यहाँ का वो निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा यहाँ पर और SO3 माइनस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट क्योंकि देखो यहाँ पर कॉन्क H2SO4 प्रेजेंट है और साथ में देखो यहाँ पर एक्सिस में H प्लस भी रिलीज हो रहे हैं, यहाँ का भी H प्लस रिलीज होगा, यहाँ पर भी H प्लस रिलीज होगा। तो अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं कि यार ये एसिडिक मीडियम में क्योंकि प्रेजेंट है, तो फिर हमें एसिडिक मीडियम में जो H प्लस होता है वो आके इस O माइनस पे लग जाता है ना, और अल्टीमेटली इस तरह का SO3H ग्रुप यहाँ पर बन जाता है। ये बच्चों है सल्फोनेशन ऑफ दी बेंजीन। क्या करा हमने, बेंजीन के ऊपर कॉन्क H2SO4 डाला, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर जनरली हमारे पास SO3H फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है।
एक और चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखने के लिए, इस चीज में याद रखने के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन रिएक्शन में याद रखने के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। व्हाट डू वी मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? तो रिवर्सिबल रिएक्शन का ये मतलब है कि जब हमारे पास SO3H क्रिएट होता है तो क्या होता है कि ये वापस से बेंजीन और SO3 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है आराम से। बिकॉज ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज ये अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल था। क्योंकि अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसको ऐसा बहुत कोई जरूरत नहीं है रिएक्शन करने की। बेंजीन ऑल्दो उस पे अटैक करके उसको रिएक्ट करा रहा है, और उसको जरूरत नहीं है रिएक्ट करने की, वो आराम से यहां पर बैठ सकता है। SO3 अपने आप अलग से निकल के यहां पर बैठ सकता है, उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये वाला जो कार्बन सल्फर बॉन्ड होता है, ये हमारे पास कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम नहीं देखते, ये आराम से ब्रेक डाउन हो सकता है। और आपको ये रिएक्शंस के अंदर बच्चों देखने को मिलता है कि SO3H को जनरली बोल देते हैं कि हीट करा दिया, वापस से बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करा दिया, या फिर हमने कुछ और डाल के यहाँ पर दूसरा कोई सब्स्टिट्यूशन करा दिया। इस तरह के रिएक्शंस हमें आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रिवर्सिबल है। नाउ ये यहां पर ही मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं? बिकॉज देखो, नाइट्रेशन या हेलोजिनेशन, ये जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल नहीं होती। दीज आर नॉट रिवर्सिबल। आपने एक बार अगर नाइट्रेशन या ये बना दिया तो ऐसा नहीं है कि वो आराम से वापस से बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वहां पर नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। यहां पर कन्वर्ट जो है वो आराम से हो सकता है। इसका एक रीजन ये भी है बच्चों, बिकॉज अगर आप नाइट्रो ग्रुप और हैलोजन ग्रुप को बेंजीन के ऊपर लगा हुआ जो है इमेजिन करो, और वहां पर जो है देखो कि क्या इस केस के अंदर रेजोनेंस हो रहा है ग्रुप के साथ। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर जो है रेजोनेंस होता है। तो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है बच्चों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। बट यहां पर अगर सल्फोनिक एसिड की अगर हम बात करें, है ना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप के अंदर बच्चों इस तरह का हमें देखने को नहीं मिलता, है ना। यहां पर हमें इस तरह का रेजोनेंस जो है वो कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ऑलरेडी आपके डबल बॉन्डो जो प्रेजेंट हैं, है ना, एस डबल बॉन्डो वो अपने इन्वॉल्व रहते हैं इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में। तो यहाँ पर ये वाला रेजोनेंस इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसलिए ये वाला बॉन्ड जो है आराम से ब्रेक हो सकता है और ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल हो जाती है, जबकि नाइट्रेशन एंड हेलोजनेशन आपका रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो बच्चों हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। क्या इसका क्या मतलब है, क्या मैंने बोला यहाँ पर? बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैंने ये बोला कि बेंजीन के ऊपर मैंने ये बोल दिया कि अगर क्लोरीनेशन कराओगे इस तरीके से तो ये बन जाएगा, बहुत आसान सी बात है। बट अगर बेंजीन के ऊपर कुछ और लगा हुआ है जैसे कि OH, और अब आप यहां पर रिएक्शन कराने की कोशिश करो, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को डालो, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा? इसका मतलब यह है कि क्या इलेक्ट्रोफाइल OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे आएगा, या फिर OH के रेस्पेक्ट में मेटा पर आएगा, या फिर OH के रेस्पेक्ट में पैरा पर आएगा। ये पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए बच्चों, अगर आपको नहीं याद है बिल्कुल याद कर लीजिए। हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक ग्रुप ले लो, उसके जस्ट पास वाले जो दो कार्बन होंगे हम बोलेंगे दोज आर ऑर्थो कार्बन विद रिस्पेक्ट टू दैट ग्रुप। अब ध्यान रखो, OH नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है बस OH सबसे ऊपर जो है हमारा झंडे की तरह लगा होना चाहिए तभी हम ऑर्थो पोजीशन में डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहां पर बोलूं कि यार OH इस जगह ना होके इस जगह है, तो यार मैं इसको ऑर्थो और इसको ऑर्थो पोजीशन बोल दूंगा। बहुत सारे बच्चों के इसमें डाउट रहता है कि हमेशा जो हमारा ग्रुप है वो झंडे की तरह निकला होना चाहिए तो उसके पास वाले कार्बन को हम ऑर्थो बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना। कहीं भी आप कहीं भी कार्बन पे एक ग्रुप लगा दो, उसके दोनों पास वाले कार्बन को हम ऑर्थो बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्थो हैं बच्चों, ये दोनों कार्बन जो है मेटा है और ये वाला कार्बन पैरा है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा, क्या आपका मेटा पे आएगा, या फिर आपका पैरा पे आएगा? ये क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। क्या रिएक्शंस के अंदर हम कुछ ऐसे रूल्स बना सकते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है
कि यार अगर OH लगा है तो फिर ऑर्थो पे आएगा या मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा। अगर बेंजीन पे कुछ और लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो ऑर्थो मेटा पैरा पे आएगा। किस पे आएगा? क्या हम कोई रूल बना सकते हैं? बिल्कुल इसके रूल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, है ना। क्या रूल्स होते हैं? ध्यान से सुनो। तो जो बेंजीन पे हम बोलते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं, बेंजीन पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उसको एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? उसको जगाते हैं अपनी निद्रा से कि तू जग जा। काय के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। ध्यान से, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बेंजीन पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स? जैसे कि O-, Nr2, NHR, NH2, OH। ध्यान से सुनो, ये अपना प्लस M इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन को देके, बिकॉज ऑलरेडी बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और OH क्या कर रहा है? उसको और धकेल रहा है, और ज्यादा ले ले तू, और ज्यादा पाई डेंसिटी ले ले मुझसे। तो ये क्या करते हैं? ये ग्रुप्स OH को, है ना, मतलब बेंजीन को OH क्या कर रहा है यहां पर? एक्टिवेट कर रहा है फॉर EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको एक्टिवेट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं बेंजीन पे OH लगा देता हूं, वो और ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? एज कंपेयर टू बेंजीन फॉर एन EAS रिएक्शन। ठीक है, EAS रिएक्शन के लिए फिनॉल जो है बच्चों, ये फिनॉल है, ये ज्यादा हमारा एक्टिव होगा एज कंपेयर टू बेंजीन, है ना। एज कंपेयर टू बेंजीन ज्यादा एक्टिव होगा फिनॉल फॉर दी EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज यहां पर प्लस M ग्रुप की वजह से OH बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा रहा है। तू और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले ले, और ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोफाइल को और ज्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं बच्चों, वो हमारे पास एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को फॉर दी रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं? तो बिल्कुल ध्यान से सुनो इस बात को कि ये वाला जब हम रेजोनेंस कंसिडर करते हैं बच्चों, कौन सा वाला रेजोनेंस? कौन सा वाला रेजोनेंस कि OH जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। किसको दे रहा है? OH यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को। तब अगर आप बच्चों यहां पर कंसिडर करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म को आप यहां पर सॉरी इसको आप कंसिडर करते हैं रेजोनेंस को, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आपके पास कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, जिनको हमने पहले भी स्टडी करा है कि इस तरीके से होता है। ध्यान से देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है, ये वाला जो अब दो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे आए हैं, वही इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके इस पाई इलेक्ट्रॉन को पैरा पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो आपके पास क्या बन गया? ये बन गया, और ये आपके पास ओरिजिनल बॉन्ड था ही। अब वापस से पैरा पोजीशन पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वो आपके मूव करा के इसको ऑर्थो पोजीशन पे भेज देते हैं। ठीक है, दूसरे वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देखो ये आपका इस तरीके से आ गया, राइट। तो अब देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड OH प्लस बन गया। ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि भाई यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना, वो देखो कहां पर आ रहे हैं? वो आ रहे हैं हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। रेजोनेंस के थ्रू हम ये शो कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे क्रिएट हो रही है, वो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्रिएट हो रही है। इसका मतलब जब हम ये कंसिडर करते हैं कि प्लस R ग्रुप या प्लस M ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ रही है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहां जाना है? इलेक्ट्रोफाइल को तो उस कार्बन पे जाना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल अपना क्या है? इलेक्ट्रोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करने वाली स्पीशी है। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां जाना है? उस पोजीशन पे जाना है जहां पर जो तुम्हारे कार्बन्स हैं उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो प्लस एम ग्रुप्स होते हैं बच्चों, वो आपके आगे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर लगाते हैं, वो उसको लगाते हैं आइदर दी ऑर्थो पोजीशन और दी मेटा पोजीशन। या तो ऑर्थो पोजीशन पे उसको सब्स्टिट्यूट करवाते हैं या उसको मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्थो पोजीशन या फिर मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूट करा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि प्लस एम ग्रुप्स जो है बच्चों वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? ओके। तो गाइज ये हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किस तरीके से ग्रुप जो है वो लगाते हैं ये था। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगाने की जगह कहां पर लगाते हैं यार, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जबरदस्ती लगवाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर ये देखो ध्यान से, सपोज आई एम सेइंग यार कि यहां पर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कि माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, जो कि क्या एक माइनस एम ग्रुप है। तो नाउ लुक एट दिस, ये माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींचेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों यहां से खींचती है और आप यहां पर जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ये देखने को मिलता है, ध्यान से देखो, ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज माइनस एम ग्रुप क्या क्रिएट करते हैं बेंजीन रिंग पे, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं, तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तुम कोई भी ऑर्थो पोजीशन में बना लो, इस वाली पोजीशन पे भी होगा, इस वाली पोजीशन पे भी होगा, है ना, दोनों ही पोजीशन पे हम बोल सकते हैं बिकॉज ये सिमेट्रिक होते हैं ना। सो अब हम बोलते हैं कि यार यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों जब रेजोनेंस के अंदर मूव करता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस में मूव करता है तो कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। ठीक है, राइट, कहां पर चला गया, ध्यान से देखो, ये चला गया पैरा पोजीशन पे। किसके पैरा पोजीशन पे, सी जो तुम्हारा ग्रुप लगा हुआ है ना, यहाँ पर अमाइड ग्रुप लगा हुआ है ना, उसके पैरा पोजीशन पे चला गया। तो ऑर्थो पोजीशन से गया पैरा पोजीशन पे, वापस एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बना के देखोगे तो फिर ये कहां जा रहा होगा, ये वापस से अपने नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन जो है उस पे जा रहा होगा। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे गया, इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि यहां पर जब माइनस एम ग्रुप लगे हुए हैं तो माइनस एम ग्रुप आपके बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे और स्पेसिफिकली कहां पर, ऑर्थो और पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो होती है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस टू द ग्रुप जो कि माइनस एम ग्रुप है ना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेटा वाला कार्बन है ना, जो मेटा वाला कार्बन है उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, राइट। तो अगर वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफाइल किस साइड खिंचा चला जाएगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा खिंचा चला जाएगा मेटा पोजीशन। बात समझ में आई? अब अगर यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल आता है, जैसे सपोज यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन आपको करा के दिखाता हूं, यहां पर कोई मैं इलेक्ट्रोफाइल डालता हूं तो मेजर प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा कि जो मेटा पोजीशन है ना, जो मेटा पोजीशन है किसकी, CONH2 माइनस एम ग्रुप की, वहां पर जाके इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा। ये बात समझ में आ गई? या तो यहां लगा दो या फिर यहां पर लगा दो, ये सेम है ना। तो वे CONH2 के मेटा पोजीशन में लगाना है, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, इस पे जाके तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लग रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कौन से ग्रुप्स हमारे पास ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, है ना, कौन से ग्रुप्स हम बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लगवाते हैं, और कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि मेटा पोजीशन पे लगवाते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें यहां पर टेबल बना के दे रहा हूं, इस टेबल को जितना ज्यादा हो सके बच्चों याद रखने की कोशिश करिए। और क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है कि यार माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस एम ग्रुप कौन से होते हैं, तो काफी आसान होता है ये बताना कि यार ये वाली टेबल के अंदर
कौन से ग्रुप्स जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजेंगे और कौन से ग्रुप्स जो है बच्चों वो मेटा पोजीशन पे भेजेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, जो हम बोल रहे हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं किसको, बेंजीन को, वो बच्चों आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका मतलब आगे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है। वेरी सिमिलरली अगर हम दूसरे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बात करें, अब ध्यान रखो ये वाला जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ये होता है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मतलब इनका प्लस एम इफेक्ट काफी ज्यादा होता है वेरी स्ट्रांग एक्टिवेटिंग का, और जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं उनका जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो रिलेटिव भी थोड़ा कम होता है। सो यहां पर ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, ठीक है, रिलेटिवली बस थोड़े कम है किससे, वेरी स्ट्रांग एक्टिवेटिंग से। फिर हमारे पास ये वाले एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं बच्चों, है ना, अगर नॉर्मल एक CH3 लगा हुआ है तो ये एक्टिवेटिंग है, अगर FClBrI लगा हुआ है, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, और ये केस आपको बच्चों ध्यान रखना है। अगर कहीं हैलोजेंस लगे होते हैं तो बच्चों हैलोजेंस क्या होते हैं, हैलोजेंस हमारे पास माइल्डली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो अपने -R इफेक्ट की वजह से, ये अपने -R इफेक्ट की वजह से, -M या -R इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, है ना, सॉरी -M के -R क्या लिख रहा हूं ना, -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, -I की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहां पर विड्रॉ करते हैं, बट +M या +R इफेक्ट की वजह से, ये हमने डिस्कस कर रखा है अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था कि जो बेंजीन है उस पे +M या +R इफेक्ट आपको देखने को मिलता है अगर कोई हैलोजन लगा हुआ होता है, बिकॉज हैलोजन जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं यूजिंग +M +R इफेक्ट, बट इनका -I जो होता है बच्चों वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू दैट +M +R, ठीक है। तो अब यहां पर +M +R की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो भेजते हैं, बट ओवरऑल इनका जो -I इफेक्ट होता है तो ओवरऑल बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं बच्चों तो ये जो होते हैं हैलोजेंस, और इसी तरीके से N डबल बॉन्ड हो, CH2X CHX2, ये सब बच्चों हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब ये बेंजीन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी EAR सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज करते हैं, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बिकॉज ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +M इफेक्ट की वजह से देते भी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो +M इफेक्ट भी होता है इनका, साथ में -I इफेक्ट भी होता है, तो -I इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए डीएक्टिवेटिंग होते हैं, बट क्योंकि +M इफेक्ट भी होता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। उसी तरीके से N डबल बॉन्ड हो, CH2X और CHX2 बच्चों ये हमारे डीएक्टिवेटिंग होते हैं बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। और देखो ये हमारे क्या है, -M ग्रुप्स हैं, ये वाले हमारे पास कौन से हैं, -M ग्रुप हैं, और ये वाला -M है, बट ये वाला जो है हमारे पास बच्चों -I ग्रुप्स हैं, नीचे वाले जो हमारे -I ग्रुप्स हैं। तो ये सारे ग्रुप्स हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बेसिस पे देखो अब हम क्या बोलते हैं कि जो -M -I स्ट्रॉन्ग वाले हैं, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग किस रेस्पेक्ट में है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इस रेस्पेक्ट में कि सपोज बेंजीन जो है उस पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, उसकी रेट क्या होगी, ठीक है। और अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कोई यहां पर ग्रुप लगा हुआ है और उस पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होगी। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं उनकी रेट ज्यादा होती है बेंजीन से, बट जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं उनकी रेट कम होती है बेंजीन के कंपैरिजन में। और ये बच्चों आपको याद रखना है, जो कि स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो +I वाले होते हैं वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं वो भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये वाले ग्रुप्स हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जिनके अंदर -I इफेक्ट है और +M प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, तो ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं बट स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और बाकी के जो -M ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं का बच्चों एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक फेमस रिएक्शन हमारे पास आती है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। Friedel-Crafts reaction is a named reaction which is very famous reaction amongst the electrophilic aromatic substitution reactions,
और यहां पर क्या देखा जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस बिल्कुल आपका वैसे ही मैकेनिज्म होता है जैसे हमने डिस्कस करा है, बेंजीन के ऊपर आके इलेक्ट्रोफाइल लग रहा होगा, बट यहां पर बहुत स्पेसिफिकली आपके एल्काइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब ये एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप का क्या मतलब हुआ सर? तो एल्काइल ग्रुप जो है इसका ये मतलब है जैसे सपोज CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये अगर बेंजीन पे आके लगेगा तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एल्काइलेशन ऑफ द बेंजीन। ठीक है, ये हमारे पास एल्काइलेशन ऑफ द बेंजीन। अब ये कैसे होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि आपको पता है CH3 प्लस तो हमारे पास आसानी से जनरेट नहीं होता है, तो ये कैसे यहां पर जनरेट हुआ? तो देखो यहां पर जनरेट करने के लिए बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म जैसे हमने हैलोजिनेशन के अंदर पढ़ा था वैसा ही मैकेनिज्म। तो ध्यान से देखो, CH3Cl सपोज हम लेते हैं बच्चों, उसको AlCl3 के साथ रखते हैं। आपको पता है AlCl3 लोएस्ट एसिड का काम करता है, ये Cl को अपने पास ले लेता है और CH3 प्लस यहां पर जनरेट होता है, AlCl4 माइनस जो है वो तुम्हारे रिएक्शन के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब बेंजीन के ऊपर यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप है, जो पॉजिटिवली चार्ज एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये तुम्हारे बेंजीन के ऊपर आएगा और बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म जो है स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे हमने देखे हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, फिर वहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और फाइनली एल्काइलेटेड जो ये है हमारे पास बेंजीन वो क्रिएट होगा। दिस इज द फेमस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म EAS, है ना। तो सपोज मैं एग्जांपल दिखाता हूं इसका, बेंजीन है, इस पे सपोज हमने डाला है C2H5Cl, है ना। CH3 तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कैसे करता है, सपोज मैंने यहां पर डाला है CH3CH2Cl और यहां पर AlCl3 है, ये भी बच्चों क्या करता है, इस तरीके से CC यहां पर क्रिएट करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वापस से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने की बात हो रही है और एसाइलियम आयन बच्चों यहां पर जनरेट होता है। व्हाट इज एसाइलियम आयन, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर किसी कार्बोनाइल कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहे हो तो ये हमारा एसाइलियम आयन कहलाता है। ठीक है, ये अगर बेंजीन पे जाके लगेगा, ये अगर बेंजीन पे जाके लगेगा तो फिर हम बोलेंगे एसाइलेशन रिएक्शन हो रही है। और यहां पर जो एसाइलेशन रिएक्शन है इसको भी बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म की तरह हमको समझना है जैसे बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल आके लग रहा है। ठीक है, बस यहां पर बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए बच्चों हम यहां पर क्या यूज करते हैं, एसाइल क्लोराइड्स AlCl3 के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, या फिर जो बच्चों एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं वो भी जनरेट करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं वो भी जनरेट करते हैं एसाइलियम आयन, वो भी जनरेट करते हैं हमारे एसाइलियम आयन को। और यहां पर क्या क्रिएट कर देते हैं, यहां पर क्रिएट कर देते हैं उस इलेक्ट्रोफाइल को जो बेंजीन पे जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। तो देखो बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है सबका, बस तुम्हें यह समझना है कि यार कहां पर किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमने क्या क्या तरीके पढ़ लिए, ध्यान से सुनो, रिवाइज कराता हूं। हमने क्लोरिनेशन के अंदर पढ़ा Cl2 प्लस AlCl3, ब्रोमिनेशन के अंदर पढ़ लिया Br2 प्लस AlCl3 या FeBr3, फिर हमने नाइट्रेशन के अंदर पढ़ा HNO3 और H2SO4 दोनों कॉन्क फॉर्म में, सल्फोनेशन के अंदर पढ़ा कॉन्क H2SO4। फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि यार सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट है तो फिर हमारे ग्रुप्स कहां पर जाते हैं, उसमें हमने देखा ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। फिर वापस हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर दो टाइप हो गए, एक है एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर बच्चों आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है वो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होता है, एसाइलेशन के अंदर जो COR ग्रुप होता है वो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होता है। बेंजीन के अंदर बस आपको बाकी सारे मैकेनिज्म सेम होते हैं, जो आपका ग्रुप है वो कैसे जनरेट होता है ये आपको ध्यान रखना है ना। जो इलेक्ट्रोफाइलिक ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप वो कैसे जनरेट हो रहा है बस वही आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका पूरा मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, और इसके अंदर बस कुछ चीजें होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर बच्चों ध्यान रखने की। क्या चीजें होती हैं ध्यान रखने की, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हाईली रिएक्टिव रिंग्स लाइक aniline एंड हाईली डीएक्टिवेटिंग रिंग्स लाइक नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान से देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम ये बोलते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, नोट कर लेना अलग से,
बेंजीन पे अगर बच्चों OH लगा हुआ है, दैट इज फिनॉल है या फिर एनिलिन है, ध्यान से देख लो इसको, बिल्कुल ध्यान से देख लो। फिनॉल या एनिलिन जो होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं। ये क्यों नहीं देते हैं इसको ध्यान से सुन लो। बिकॉज AlCl3 जो होता है वो बच्चों डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है, इट डायरेक्टली रिएक्ट्स विद व्हाट, OH और NH2 एंड गेट डीएक्टिवेटेड, है ना, एंड इट गेट्स डीएक्टिवेटेड। ठीक है, ये यहां पर क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है इस तरीके से। और इसलिए हम बोलते हैं यहां पर AlCl3 अगर OH और NH2 से रिएक्ट कर जाता है तो फिर वो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करेगा। नेक्स्ट चीज, अगर हम नाइट्रोबेंजीन को लेते हैं बच्चों, नाइट्रोबेंजीन अगर NO2 ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन पे लगा हुआ है, ये जो होती है ये हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग होती है। ये बच्चों हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग होती है। क्यों डीएक्टिवेटेड होती है? बिकॉज ऑफ द माइनस एम इफेक्ट ऑफ द NO2। ये डीएक्टिवेटेड होती है हमारे NO2 के माइनस एम इफेक्ट की वजह से। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या है, आना पसंद ही नहीं करता है। एंड हेंस वी से क्या यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस यहां पर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको बच्चों ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि पॉलीएल्काइलेशन इज आल्सो पॉसिबल। पॉलीएल्काइलेशन का ये मतलब है कि सपोज आपने बेंजीन के ऊपर CH3Cl और AlCl3 डाला, तो फिर यहां पर सपोज एक CH3 आके लग गया। नाउ ध्यान दो, CH3 तो तुम्हारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, CH3 हमने बात करा था ना कि यार ये ES के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब यहां पर अब वापस से एक दूसरा CH3Cl वापस से अटैक कर सकता है, बिकॉज ये आपके पास ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग हो गई। तो ये अगर ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है तो फिर यहां पर एक CH3 के बाद दूसरा CH3 भी आ सकता है इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, वो भी आ सकता है ना। तो ये भी एक चीज होती है। बट आपको रिएक्शंस के अंदर जनरली क्या करना होता है, आपको रिएक्शंस के अंदर जनरली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वही क्रिएट करना होता है ना। आपको रिएक्शंस के अंदर जनरली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही क्रिएट करना होता है, राइट। And next, rearranged product may form in the Friedel-Crafts alkylation reactions. Rearranged product भी बच्चों यहां पर बन सकते हैं, और इसका मैं आपको यहां पर एग्जांपल दिखा देता हूं। Look at this. Suppose हमने यहां पर ये वाली रिएक्शन कैरी आउट करी, इसमें हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे बच्चों यहां पर ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है ना। यहां पर AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो कार्बोकेटाइन है यार ये तो रीअरेंज हो सकता है। ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमने बनाया ना, इसको तो हम रीअरेंज करा के सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। इसका मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर बच्चों जब हम AlCl3 यूज कर रहे होते हैं रिएक्शंस में, तो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर रीअरेंजमेंट होके सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो सकता है। तो इनफैक्ट यहां पर अब बच्चों अगर बेंजीन आती है तो बेंजीन को क्या मिलेगा कि वो तो यार ये वाला कंपाउंड बना रही है, ये कंपाउंड बनाती है ना। नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाला कंपाउंड हमें बनना चाहिए, बट ये कंपाउंड ना बन के बच्चों हमें ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी लिमिटेशंस होती हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की, जिनको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या हमारे पास लिमिटेशंस हो गई कि अगर मेरे पास एनिलिन है या फिनॉल है तो वो बच्चों AlCl3 से डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएंगे, बिकॉज OH पे भी तो लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो AlCl3 उससे डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर वो आपकी रिएक्शन नहीं देगा। कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट। या अगर आप नाइट्रोबेंजीन जैसी डीएक्टिवेटेड रिंग लेते हो, वो भी बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। पॉलीएल्काइलेशन पॉसिबल होता है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर, और रीअरेंज प्रोडक्ट भी पॉसिबल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में। ठीक है, नाउ ये वाला सपोज मैं अब आपको ये वाला क्वेश्चंस कराऊं बच्चों, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराऊं। नाउ ध्यान से सुनो, यहां पर हम एक और जो है टाइप का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं, बट यहां पर अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल ऑल्दो यहां पर जनरेट हो रहा है, ये भी आपका एक और मैकेनिज्म हो जाता है बच्चों। याद रखने का कि एल्कीन्स जो हैं
वो एसिड की प्रेजेंस में, ये भी इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है, एल्कीन्स एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकती है और वो इलेक्ट्रोफाइल भी क्या कर सकता है, जैसे हमने AlCl3 की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनाया, कार्बोकेटाइन बना के आप जो है बेंजीन पे लगा सकते हो। तो बिल्कुल ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम बोलेंगे सबसे पहले एक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और आपको पता है कार्बोकेटाइन यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो होगा, बट ये आपका क्या है वापस से रीअरेंज हो सकता है, ये आपका यहां पर रीअरेंज हो सकता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्टीमेटली बच्चों यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो ये बनेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, है ना। यहां पर देखो इलेक्ट्रोफाइल बनाया, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाया, एल्कीन और एसिड, आपको पता है एल्कीन और एसिड क्या करते हैं, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है, एसिड इलेक्ट्रोफाइल होता है, दोनों मिला के कार्बोकेटाइन जनरेट कर देते हैं। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहां पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो रीअरेंज्ड इलेक्ट्रोफाइल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है और ये रिएक्शन आपके ये वाला प्रोडक्ट जो है वो जनरेट कर दिया। मजा आया है वाला क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों आपके पास दिया हुआ है बेंजीन है, फिर हमने यहां पर ये डाला है Cl और यहां पर ये डाला है और AlCl3 डाला है, ठीक है। हमने क्या करा यहां पर Cl CCOCl और AlCl3 यहां पर डाला है। अब क्या होना चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कौन सा वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दैट इज द क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर यहां पर एल्काइल ग्रुप पे भी Cl लगा हुआ है तो एल्काइलेशन भी पॉसिबल है, एसाइल ग्रुप पे भी Cl लगा हुआ है वहां पर वो भी पॉसिबल है, तो पहले कौन सा होता है, किसकी रेट फास्टर होती है। तो अब ये चीज ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट हमारा निकल के आया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखना कि बच्चों एसाइलेशन आपका फास्टर होता है, एसाइलेशन इज फास्टर देन एल्काइलेशन, है ना। और इसका रीजन जो है बच्चों वो इसके इंटरमीडिएट में छुपा हुआ है, बिकॉज जो इंटरमीडिएट आपका ज्यादा स्टेबल होता है वो आपके पास क्या होता है ज्यादा आसानी से बन सकता है। अगर आपको याद हो मैंने बच्चों बोला था कि एसाइलियम आयन जो बनता है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, कैसे ये, तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ऑब्वियसली ये क्या है हमारे पास ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है। जो मेरा एल्काइलेशन होता है, एल्काइलेशन के अंदर जो मेरा एल्काइलेटेड कार्बन होता है उसके अंदर तो होता ही नहीं है कुछ, एल्काइलेटेड कार्बन के अंदर तो मेरे पास जो है कोई ऐसा पर्टिकुलर रेजोनेंस नहीं हो रहा होता, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। बट आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट से जो स्टेबलाइजेशन आता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव से थोड़ी ना आता है, तो एल्काइलेशन में, तो एसाइलेशन हम बोलते हैं यार एसाइलेशन के आपका रिएक्शन फास्टर होगा बिकॉज इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। और फिर अगर आप बच्चों वापस से यहां पर AlCl3 और बेंजीन जो है वो डाल देते हैं तो अब देखिए आपके पास फाइनली क्या कंपाउंड क्रिएट होता है, अब आपका फाइनली कंपाउंड ये वाला क्रिएट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हैं, ये बच्चों आप खुद से जो है करने का ट्राई करिए। इसके बाद CH3+H2SO4, इसके अंदर क्या होगा, यहां पर बच्चों सल्फोनेशन रिएक्शन होगा। अब सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर यहां पर बच्चों मेजर प्रोडक्ट जो बनता है, आपको पता है कि CH3 ग्रुप कैसा है, अभी अभी हमने डिस्कस करा, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब यहां पर SO3H आके लग सकता है या फिर SO3H कहां लग सकता है, यहां पर लग सकता है, ठीक है। ज्यादा मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट बच्चों इसके अंदर हम ये बोलते हैं, ध्यान रखना जब भी हम सल्फोनेशन कराते होते हैं तो मेजर प्रोडक्ट हम क्या बनाते हैं, पैरा वाला बनाते हैं। ऑल्दो देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, मैकेनिज्म वाइज दोनों पॉसिबिलिटी है कि ऑर्थो भी बनना चाहिए पैरा भी बनना चाहिए और दोनों बनते हैं, बट पैरा आपका ज्यादा बनता है, ये क्यों होता है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर भीड़ भाड़ इफेक्ट। भीड़ भाड़ इफेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, भीड़ भाड़ इफेक्ट मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो होता क्या है ध्यान से देखो, यहां पर हम बोलते हैं कि यार ये जो SO3H है, ठीक है, ये जो SO3H है ये अपने आप में क्या है, काफी बड़ा ग्रुप है। तो CH3 और SO3H के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कहां पर, अगर ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे आ जाए, तो दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे आ जाए एक दूसरे के, तो फिर यहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। अगर पैरा पोजीशन पे जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होगा और आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है बच्चों, पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनता है। और ये एक जनरल पॉइंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट ध्यान रखना, एक जनरल पॉइंट है।
अब जब आप बड़े बड़े ग्रुप्स को कंसिडर करते हो कि यार बड़ा ग्रुप मेरा आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो वो पैरा पोजीशन पे जनरली सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, नाउ ये वाला क्वेश्चन बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे यहां पर दो ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करा के पूछ रहे हैं कि अब क्या कराओगे। ध्यान से देखो, OCH3 कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। COH ग्रुप ये कैसा ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, ये कैसा है, हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब आप यहां पर आगे आने वाला HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में जो NO2 प्लस आता है वो कहां पर लगाओगे, वो आप ऑर्थो पोजीशन पे लगाओगे बच्चों की पैरा पोजीशन पे लगाओगे, वो आप कहां पर लगाओगे, है ना। ये आपसे यहां पर अब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। नाउ इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हमारे बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बेंजीन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उस केस के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, वो डिसाइड करता है कि आगे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा। क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, उसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो डिसाइड करता है। तो ये तो हमारा माइनस एम इफेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यार OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों यहां पर डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एसेंशियली सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। तो आगे आने वाला NO2 प्लस आपके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा। नाउ अगेन एक और चीज आ जाती है, एक और चीज यहां पर आ जाती है कि अगर हम इस वाले ऑर्थो पोजीशन की बात करें बच्चों, ध्यान से देखो, इस वाले ऑर्थो पोजीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यार यहां पर तो इस वाले ऑर्थो पोजीशन के दोनों साइड पे दो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होगा। तो इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे आपको जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम मिलेगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा मिलेगा और इस पैरा पोजीशन पे ज्यादा मिलेगा। क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, है ना, दो एक दूसरे के मेटा पे लगे हुए हैं, फिर इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है तो उनके बीच में बहुत कम आएगा, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और उनके जो भी आपका इलेक्ट्रॉन डिसाइडिंग ग्रुप है कि कहां पर आने वाला है, उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपके पास जो है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और इस तरीके से आपके पास यहां पर बोलेंगे कि दो पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट बनने की, OCH3, ठीक है, COH, या तो यहां पर NO2 आ जाएगा, या फिर इस तरीके से यहां पर NO2 हमारा आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहां पर क्या करेंगे, जब हमारे पास दो बेंजीन्स होती हैं बच्चों, है ना, दो बेंजीन्स होती हैं और फिर हमारा HNO3 और H2SO4 आ रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर वापस से आप ये कंसिडर करोगे कि सपोज मुझे किसी एक बेंजीन पे यहां सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो दूसरा वाला बेंजीन किसका काम करेगा, दूसरा वाला बेंजीन यहां पर किसका काम करेगा बच्चों, दूसरा वाला बेंजीन यहां पर काम करेगा उस सब्स्टिट्यूएंट का जो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा। और बेंजीन बच्चों अगर लगा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। तो अब आगे आने वाला जो NO2 है वो कहां लगना चाहिए, ध्यान से सुनो इसको बिल्कुल, आगे आने वाला जो NO2 है बच्चों वो आपका ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगेगा। सपोज यहां पर इस वाली रिंग पे करा रहा हूं, अगर लेफ्ट वाली रिंग पे कराना चाहो उस पे भी करा सकते हो, उसके लिए राइट वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे यहां पर करवाएंगे। अब अगेन क्योंकि बहुत बड़ा सा बेंजीन लगा हुआ है तो ऑर्थो पोजीशंस पे हम यहां पर नहीं करवाएंगे, पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, और इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या क्रिएट होगा हमारा, इस तरीके से ये वाला कंपाउंड जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी। अगेन ये आपका बच्चों होमवर्क है, इसको आप खुद से कर सकते हैं कि अगर CH3O ग्रुप है यहां पर तो फिर कहां पर आके आपका जो है फाइनली प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था। सो ये वाला जो लेक्चर है, इस तरह के लेक्चर्स अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल ये हमारे टाइमिंग्स हैं जिन पे आप लाइव आके देख सकते हैं। जितना लाइव आओगे बच्चों
उतना आपका जो है डिसिप्लिन ज्यादा क्रिएट होगा कि आपको रोज आके लाइव लेक्चर्स देखने हैं। साथ में स्पेशल क्लासेस बच्चों अगर आपने मेरी अटेंड नहीं करी अभी तक तो आप इस लिंक पे ऊपर जा सकते हो और मेरी जो स्पेशल क्लासेस है वो देख सकते हो। ये लिंक जो आपको कहां लेके जाएगा, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, unacademy.com या अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे लेके जाएगा। और बच्चों वहां पर जाके आपको ये वाली क्लासेस जो हैं देखने को मिलेंगी। दीज आर ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी आपकी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। इसके अंदर भी आपको कोई पैसा नहीं देने, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से बच्चों एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पेशल क्लासेस भी दे रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वहां पर आप उसको अटेंड कर सकते हो। साथ में बच्चों आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वहां पर टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको अपडेट्स आते रहेंगे हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के। livedaily.me/jee ये बच्चों हमारा एक मैजिकल लिंक है, ठीक है, जहां पर हमने एक वीडियो बुक क्रिएट करी है और इस वीडियो बुक के अंदर आपको IIT JEE के लिए जितने भी रिक्वायर्ड लेक्चर्स है सब मिल जाएंगे और बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस के साथ मिलेंगे, बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशंस के साथ बच्चों आपको ये वाले लेक्चर्स मिलेंगे। तो सर्टेनली इनको देखने से आपका जो विजुअलाइजेशन है, रिएक्शन जो आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए वो तो इंप्रूव हो गई, साथ में आपको एक ऐसा जगह मिल रही है जहां पर आपके सारे लेक्चर्स है बेस्ट पॉसिबल वे में पड़े हुए हैं। इंडिया के बेस्ट लेक्चर्स हमने बना के वहां पर डाल रखे हैं, ठीक है। साथ में बच्चों अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन सोच रहे हैं लेने का तो बिल्कुल एज सून एज पॉसिबल ले लीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है बच्चों unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलेगी। देखो YouTube अनअकैडमी JEE जो है उस YouTube चैनल पे तो हम सब कुछ आपको करा ही रहे हैं, एब्सोल्युटली बेस्ट क्वालिटी के फॉर्म में आपको यहां पर करा रहे हैं। बट साथ में अगर आपको चाहिए कि आपकी लर्निंग ज्यादा पर्सनलाइज होनी चाहिए, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए अपने टीचर्स के साथ, आप चाहते हैं अपने इंटरैक्ट करना ज्यादा एजुकेटर्स के साथ, अनअकैडमी JEE की जो आपकी ऑसम टीम है उससे इंटरैक्ट करना चाहते हैं और पोल्स, लीडर बोर्ड्स और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू बच्चों आप अपना रैंक जो है वो मेजर करना चाहते हैं कि एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, साथ में आप चाहते हैं बच्चों लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड करना, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के बैच कोर्सेज अटेंड करने का मौका मिलेगा। इन बैच कोर्सेज के अंदर बच्चों आपका कंप्लीट IIT मेंस अप टिल एडवांस जो है वो होता है तैयारी। साथ में बच्चों इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, कोटा की टॉप फैकल्टीज जिससे पढ़ने के लिए 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स कोटा जाया करते थे, जो आपके टॉप ऑथर्स हैं इंडिया के जिनकी बुक्स आप यूज करते हो अपनी प्रिपरेशन में, वो सब ऐसे ऑथर्स, और यहां पर बच्चों 75 प्लस ऐसे टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के जिनके 100 प्लस बैचेस चल रहे हैं और इनमें से आप किसी में भी बैच में क्लास अटेंड कर सकते हैं और आप चाहें तो मल्टीपल बैचेस भी अटेंड कर सकते हैं। ये आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मिलता है। यार ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो है आपको इससे पहले नहीं मिलेगा, नहीं मिला होगा कहीं भी। और ये इतना फ्रीडम यार फ्रीडम कि कोई भी एजुकेटर्स की कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, ये फ्रीडम इंडिया के अंदर पहले कहीं नहीं। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आपको जो है बिल्कुल लेना चाहिए तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप बच्चों इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर जा सकते हैं प्लस सेक्शन के अंदर, देन यू हैव टू गो टू द IIT JEE सेक्शन और फिर आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन लिंक पे। और बच्चों आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन लिंक पे जाएंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के। नाउ बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपकी मंथली कॉस्ट सबसे अफोर्डेबल होती है। मंथली कॉस्ट आपकी जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन की 2800 पर मंथ है और 2 साल की बच्चों 2100 पर मंथ है, ठीक है। अगर आप 2021 अप टिल एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अगर आप 2022 अप टिल एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और साथ में बच्चों एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो जरूर अप्लाई करें मेरा कोड अनुपम लाइव। अनुपम लाइव कोड इज माय कोड, जो जब आप वहां पर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे यूज करते हैं देन आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि आपने ये वाला कोड जो है यूज करा है। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड साथ में बच्चों ध्यान रखना इससे आपको क्या मिलेगा, वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो यार बिल्कुल डिस्काउंटेड कॉस्ट लो ना, और ये जो है मैं कॉस्ट दिखा रहा हूं तो मैं ये डिस्काउंटेड कॉस्ट ही है, ठीक है। एंड गाइस हमारा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, ये जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप जो है ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस का, साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी बच्चों हमने लॉन्च करा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको अपनी लर्निंग और ज्यादा पर्सनलाइज करने का मौका मिलता है
और ज्यादा पर्सनलाइज लर्निंग आपको मिलता है। आपको वहां पर एक्सपर्ट मतलब पर्सनल कोचेस के थ्रू IIT JEE वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको जो है पर्सनल कोचेस आपके देंगे। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा एंड टेस्ट एनालिसिस ये आपको ज्यादा पर्सनलाइज वे में मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इसको जरूर लो। और अगर आपने YouTube सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार वो तो सब्सक्राइब कर डालो, बिकॉज यार यहाँ तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी जे, अनअकैडमी नीट, 9, 10, 11, 12 ये सारे जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स है बच्चों, यूट्यूब के चैनल्स हैं जिन पे जाके आप पढ़ सकते हैं। साथ में अगर रिकमेंड करना चाहो अपने फ्रेंड्स को तो उनको भी रिकमेंड कर सकते हो कि यार तुम भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनुपम लाइव कोर्स के साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको वहां पर मौका मिलता है। ठीक है गाइस, चलिए बाय एवरीवन।